जी। थैंक यू इमरान। थैंक यू कपिल। जी ढंग से हमने देखा, कपिल जी ने पूरा इंसाइट बताया है कमोडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है और व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी में अगर हम बात करें, चाहे यूएस हो, चाइना हो, अर्जेंटीना, इंडिया, सभी जगह एग्री ही नजर आ रही। तो आज का जो सेशन हम रख रहे हैं, वी आर कीपिंग ऑन प्योरली ऑन एग्री, जिसके अंदर हम देखेंगे व्हाई कमोडिटी एंड व्हाई एग्री कमोडिटी। सेकंड फैक्टर्स है, ये हम सभी जानते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू रहेगा, डिमांड कैसे मूव कर रहा है, मिसमैच थोड़े बहुत हमने, और साथ में हम टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखेंगे कि ऐसे क्या टेक्निकल इंडिकेटर है, क्योंकि ज्यादा करके मैं सुनता हूं पर्सनली कि एग्री के अंदर टेक्निकल चलते हैं क्या, बट डेफिनेटली बिलीव मी, जो आज मैं 3 इंडिकेटर आपके लिए लाया हूं, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी एग्री में आप इसको यूज कीजिए, आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि वेयर ट्रेंड इज गोइंग। तो वो भी मैं आज इस सेशन में रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कमोडिटी की पाठशाला, एग्री कमोडिटी द मिसिंग पाई इन इन्वेस्टिंग। जनरली वी व्हेनेवर वी सी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले नजर आता है इक्विटी मार्केट, और चलो इक्विटी मार्केट बढ़ भी जाता है तो हमें ध्यान आता है सोना चांदी, बट एग्री हम हमेशा भूल जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे व्हाई एग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले माय नेम इज अजय केडिया, आई एम फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। सिंस 2004 मैं मार्केट में हूँ, पर्टिकुलरली कमोडिटी को काफी अच्छा हम लोग ट्रैक करते हैं। मेरे जो भी व्यूज है वो आप प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया में देख सकते हैं। वी आर सेबी रजिस्टर्ड हाउस एंड ऑलमोस्ट आई हैव डन मोर देन 125 वेबिनार इन दिस कोविड पीरियड। पर्पस यही है कि जो हिडन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी है कमोडिटी मार्केट में, वो हमें कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या fundamental point of view. So let's start with today's session. We'll initial having a 10th set of points. One, why commodities as an asset class, factors driving commodity prices, investment benefits क्या क्या है इसमें, then gaining exposure through agri commodity index, then some technical indicator like Ichimoku which will show you trend, choppy indicators which will actually show you कि when commodity is going to be more volatile, और we can say कभी कभी बहुत बार होता है कि हमने कोई कमोडिटी ले लिया बट मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, और हम सुनते हैं कि यार जब मैं कमोडिटी में बाय करता हूं तब तो मार्केट चलता नहीं है, और जैसे ही मैं निकलता हूं इमीडिएटली मार्केट में मूवमेंट आ जाता है। तो ऐसे भी कुछ इंडिकेटर है जो हमें बता देता है कि कब मार्केट में मूवमेंट आने वाला है। वर्टेक्स विल हेल्प यू टू फाइंड ट्रेंड। देन हम देखेंगे हेजिंग विद ऑप्शंस और कुछ सैंपल टेक्निकल चार्ट्स मैंने बताया, उसके बाद हम एक Q&A लेंगे। तो पहला स्लाइड है, ये जिस ढंग से कपिल जी ने भी बताया एग्री के इंपॉर्टेंट, बट मैं एग्री से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू बी मेकिंग दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी सवाल है तो Q&A में आप डाल सकते हैं, और कुछ मैं भी सवाल पूछूंगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप उसका रिप्लाई भी देते रहे तो इट विल बी मोर कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्री के अलावा एक कमोडिटी और है, और वो कमोडिटी है जो कल की ब्रेकिंग न्यूज थी कमोडिटी मार्केट के लिए। क्या हो सकती है? सबसे पहली कमोडिटी है वाटर फ्यूचर। सीएमई ग्रुप एंड एनसीडीएक्स टू लॉन्च फर्स्ट एवर वाटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब हम एग्री की बात करते हैं तो पानी अछूता नहीं है, पानी के बिना एग्री नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाई एग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम इन्वेस्टमेंट बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए हमें? इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारा जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। आज जिससे भी मैं बात करता हूं, म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है? इन्फ्लेशन होता ही है कमोडिटी से। तो हम कर क्या रहे हैं? कमोडिटी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? दूसरी ट्रेन पकड़ रहे हैं और आगे जाकर फिर से वही ट्रेन में आके बैठना है हमें। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम। जब वाटर फ्यूचर लॉन्च होने लग गए हैं तो आप समझो कि वाटर अगर क्राइसिस में है, क्योंकि आई थिंक मोर देन 50% ऑफ आई थिंक एक रिपोर्ट आया था कि मैं आगे वाली स्लाइड में आपको शेयर करूंगा। जब वाटर फ्यूचर अगर लॉन्च हो रहे हैं तो आप समझ जाओ वेयर एग्री इज हेडिंग। तो एग्री उससे 2 कदम आगे रहेगी। तो दिस इज वेरी राइट टाइम कि अगर अभी से अगर आप एग्री को समझे और एग्री में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली आगे का जो फ्यूचर रहेगा रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने अभी तक कभी एग्री को एज ए रिटर्न देखा ही नहीं है और ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था। पहली बात तो आज सबसे अच्छी कमोडिटी क्या है? पानी है।
आज हम 10, 12, 15, 20 रुपए में पानी खरीदते हैं, आगे जाके ये ट्रेड होना ही होना है। आपको बचाना है या सेव करना है तो पानी के लिए कीजिए, पेट्रोल है, ये सब होना ही है आगे जाकर। तो वाटर फ्यूचर अब आ चुका है, दैट मींस कमोडिटी एरा हैज जस्ट स्टार्टेड, और एग्री इससे 2 कदम आगे रहने वाला है। वो कैसे रहेगा मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई कमोडिटी, देन विल सी व्हाई एग्री कमोडिटी। तो अगर हम व्हाई कमोडिटी की अगर बात करें तो आई हैव गिवन टेकन वन चार्ट सिंस 1970, वी कॉल्ड एज GSCI, मतलब ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स हम बोल सकते हैं, GSCI कमोडिटी इंडेक्स है, एंड वर्सेस S&P 500. S&P 500 represent equity market. So whenever this ratio goes up, clearly shows commodity market is going to outperform equity market. तो एक बेसिक हम लोग मार्केट में बोल सकते हैं कि रेशियो चलता है, whenever this ratio revert to positive side, ज्यादा करके जितने भी बड़े फंड हाउस होते हैं ये कमोडिटीज में इन्वेस्ट बढ़ा देते हैं, और जब भी ये फॉल आता रहता है तब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ देखते हैं। तो 1970 में जब हमने ये रैली देखा था तो ये कमोडिटी की रैली में जो पीक किया था दैट वाज बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। इन 1991 अगेन हमने एक अच्छा मूव पॉजिटिव आते हुए देखा, वी कॉल्ड एज गल्फ वॉर, अगेन क्रूड वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस। लेकिन 2007-8 की अगर हम ये रैली की बात करें इस इंडेक्स में, तो अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड 2007-8 फूड क्राइसिस। तो यहाँ पे हमने देखा फूड क्राइसिस था, वो एक कारण था कमोडिटी के भाव बढ़ने में। और क्रूड ऑयल नो डाउट हमने $150 21 फरवरी 2008 को $150 होते हुए देखा था क्रूड को, एंड देन उसके बाद सोने को बढ़ते हुए देखा। तो अब तक हमने देखा कि कभी भी क्रूड गोल्ड वॉज प्रीडोमिनेंट, लेकिन एग्री वॉज स्लाइटली मिसिंग। बट जिस ढंग से अब हम धीरे धीरे वाटर क्राइसिस आगे वाली स्लाइड्स में और मैं बताऊंगा आपको बढ़ रहा है, तो दिस इज द टाइम कि यहाँ पे हमें एग्री देखना है। अदरवाइज जैसे आज हम सोचते हैं यार 10 साल पहले अगर मैं गोल्ड लेके बैठ जाता तो आज सिनेरियो डिफरेंट होता, तो वैसे ही एग्री प्राइजेस है। आज भी हम लोग सुनते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग से, अरे हमारे टाइम पे तो गेहूं ये भाव था, चना ये भाव था, और आज कितने भाव बढ़ गए, घी ये भाव था। तो अल्टीमेटली देखिए इन्फ्लेशन जो बढ़ना है वो एग्री कमोडिटी की वजह से ही बढ़ना है। एग्री के भाव बढ़ेंगे तो ही इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इनमें पैसा डालते हैं। तो मैं बोलता हूं बेटर है कि आप जो चीज बढ़ रहा है उसी को पकड़िए। आप इन्फ्लेशन किससे बढ़ रहा है? कमोडिटी से बढ़ रहा है, तो आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए, वो भी एग्री कमोडिटी की वजह से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट हैज बैन एक्सपोर्ट्स ऑन ऑनियन। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं कि ऑनियन के भाव 100 रुपया होगा उसके बाद मैं ट्वीट करूंगा, मैं फोटो डालूंगा कि अरे ऑनियन के भाव बढ़ गए हैं। अरे जब 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो मिल रहा था वो टाइम पे आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? हाँ, कुछ कंस्टेंट है कि वी डोंट हैव एनी सच प्लेटफॉर्म कि हम लोग फिजिकली लेके बैठे तो सेल्फ लाइफ होता है। बट नाउ जैसे हमने एग्रीडेस्क को लॉन्च होते हुए देखा और भी काफी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं सो दैट एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिटर्न सिक्योर्ड रिटर्न रहेगा। सेकंड, सिमिलरली एक चार्ट है, इसको थोड़ा और पीछे लेके गया मैं 1937 से अगर मैं देखता हूं तो मेनी टाइम दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स। अगर हम 1950 के आसपास देखेंगे तो कमोडिटी स्टॉक्स वाज स्लाइटली ओवर वैल्यूड, तो यहां से हमने देखा कि प्राइसेस में फॉल आया। देन इन 1970 अगेन कमोडिटी स्टार्टेड मूविंग अप, देन 1987 कमोडिटी अगेन गोइंग डाउन। तो कहने का मतलब ये चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2018-19 से आप देखेंगे तो कमोडिटी एंड कमोडिटी स्टॉक्स आर वेरी चीप इन नेचर। आज के डेट में वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ती है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अरे चने का भाव इतना बढ़ गया, अब तो बहुत महंगा हो गया, हमें नहीं लेना चाहिए, एग्री बढ़ चुकी है, अब तो ये नीचे आएगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक साइकिल होती है। और आप देखिए ना यहां से 1950 से 1970 लेट से 20 साल, 1970 से ऑलमोस्ट 1988 या 1990 पकड़ते कैलकुलेशन के हिसाब से, तब अगेन आप देखेंगे तो 20 साल, और 1990 से अगर हम यहां पे देखें 2000 तो अराउंड ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सॉरी 1980 है ये, तो ये 10-15 साल में तेजी आई, अगेन 10-15 सालों में वापस मंदी आई, फिर 2000 से 2012 तक तेजी आई जो 10 साल का रहा, और फिर 10 साल की मंदी हमने ऑलरेडी देखी है। तो दिस इज द टाइम कि अगले 5-7 साल 10 साल कमोडिटी लाइमलाइट में रहेगा। अगर अभी तक आप कमोडिटी को नहीं समझे, कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, दिस इज वेरी हाई टाइम।
Now moving to same one more kind of chart, I think reflecting same thing. Commodity price relative to equity, ये मैंने 1990 से लिया है. ऐसा मौका हमें 2000 में भी मिला था, जहां पे हमने देखा था कि कमोडिटी इंडेक्स अगेंस्ट S&P 500 वाज वेरी चीप, दैट वाज अराउंड 0.11. फ्रॉम देन हमने देखा कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आया, जो 2008 तक हमने पीक बनते हुए देखा. अब 2020 की अगर बात करें तो अगेन द वैल्यूएशन इज अराउंड 0.14. तो जब यूएस समझती इस चीज को कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एग्री स्टॉक्स में, तो वी इंडियंस हम लोग क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं. रोज सुबह उठ के देखते हैं कि डाउजोन ऊपर है तो हमें बाय करना है. अगर हमें पता है कि इंडिया के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, यूएस वाले इंडिया में पैसा लगा रहे हैं और हम यूएस को देखकर इंडिया में पैसा लगाते हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे. तो वैसे ही एग्री कमोडिटी में यूएस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कि कैसे एग्री में पैसा बनाना है, कैसे एग्री को आगे बूस्ट करना है, और हम उसको देखकर अभी भी नहीं सीख रहे हैं. तो दिस इज वेरी हाई टाइम. कमोडिटीज के अंदर एग्री को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज एज कंपेयर टू इक्विटी कमोडिटीज वेरी चीप, वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है. और ये मैंने यही चार्ट को सेम वे को 1870 ऑनवर्ड्स लिया है. 1870 ऑनवर्ड्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे S&P कहां दिखा रहा है, एकदम पीक पे दिखा रहा है. मतलब इक्विटीज आर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू कमोडिटी राइट नाउ. तो अगर इसमें फॉल आता है, दैट मीन्स commodity is going to outperform in coming at least 5 to 10 years. So this is the time we have to see commodity. मैं अभी तक ये नहीं बोल रहा हूं कि why agree, मैं बात कर रहा हूं खाली commodity. Commodity could be gold, commodity could be crude, commodity could be base metal, commodity could be agri, any commodity. But मेरे ये स्लाइड से मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूं कि आप चाहे 125 साल पुराना चार्ट देखिए, 50 साल पुराना चार्ट देखिए, 20 साल पुराना चार्ट देखिए, सब आपको यही बताएंगे अगले 5 साल तक कमोडिटी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. आप इक्विटी भूल जाओ. अब आते हैं हम लोग कमोडिटी के अंदर कौन सी कमोडिटी. तो कमोडिटी के अंदर हम देखेंगे एग्री कमोडिटी. तो ये मैंने एक चार्ट निकाला है, FAO फूड प्राइस इंडेक्स. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीरियड. आप 2007-8-9 में देखेंगे तो एक क्राइसिस आया था. कैन समवन हेल्प मी आउट ऑन Q&A, कौन सा क्राइसिस आया था? फूड क्राइसिस, जो मैंने अभी बताया भी था. तो साथ में एक पैंडेमिक भी हुआ था, वो था स्वाइन फ्लू. तो जनरली हमने देखा जैसे ही 2009 में स्वाइन फ्लू हिट हुआ, उसके बाद 2010, 11, 12, 13, 14, यहां पे आप देखेंगे तो अगले 5 साल तक फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स कंटिन्यू बढ़ रहा था. आप देखिए 2005-6 में कहां पे था, 67-72 के करीब था फूड प्राइस इंडेक्स, जो बढ़ के कहां तक पहुंच गया था, डबल 120-130 तक पहुंच गया था 2011 में. तो आप देखिए जब भी पैंडेमिक हुआ, फूड क्राइसिस हुआ, उसके अगले 4-5 साल तक मार्केट में तेजी थी. चाहे हम मीट के प्राइसेस की बात करें, चाहे डेयरी प्राइसेस की बात करें, चाहे सीरियल्स की बात करें, चाहे वेजिटेबल ऑयल की बात करें, चाहे शुगर की प्राइस की बात करें. क्लियर? तो ऑयल प्राइसेस तो ऑलरेडी हमें बढ़ते हुए देख पा रहे हैं. आप चाहे रिफाइंड सोया ऑयल की बात कर लो, चाहे मस्टर्ड ऑयल की बात करो, तो मस्टर्ड ऑयल का इंपैक्ट हमने मस्टर्ड सीड पे बनते हुए देखा है. तो दिस इज द टाइम कि आज हमें एग्री देखना है. और अभी अगर मैंने इसको मंथली भी निकाला है यहाँ पे डेटा, इफ यू कैन चेक इट आउट, 2020 की अगर हम बात करें तो नाउ फूड इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एट 99, 98, 94 नियर बाय. तो पिछली बार जब ये डबल हुआ था, मैं ये समझता हूँ चलो डबल नहीं होगा, बट एटलीस्ट अगर ये 140 के आसपास भी आ गया तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि व्हाट विल बी द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी और पर्टिकुलरली फूड कमोडिटी. तो इस स्लाइड से ये पता चलता है जब भी ऐसा कुछ पैंडेमिक आता है या फूड क्राइसिस होता है, उसके बाद उसका इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं, उसका इंपैक्ट अगले 4-5 साल तक रहता है. तो अभी भी जो एग्री की रैली स्टार्ट हुई है, ये रैली जस्ट स्टार्ट हुई है, खत्म नहीं हुई है या पीक पे नहीं पहुंची है. क्लियर? नाउ एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं. इंक्रीज इन पॉपुलेशन मींस इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड. तो एक ये जस्ट एक अपडेट आया हुआ था कि 1990 में वी वर अराउंड 5 बिलियन. आई डोंट थिंक, जस्ट एक सिनेरियो मेरे को, आई वाज जस्ट गोइंग फॉर ऑन इंटरनेट, आई हैव गॉट दिस चार्ट. 2015 में वी वर अराउंड 7.4 बिलियन. 2030 में इट कुड बी अराउंड 8.5 बिलियन एंड अराउंड 2050. तो आई थिंक ये पॉइंट पे किसी को भी कोई
क्वेश्चन नहीं होगा, पॉपुलेशन तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन को खाने में हम क्या देंगे? हम स्टॉक मार्केट देंगे, हम शेयर देंगे, और वो भी डिजिटल हो गया तो वो भी नहीं खा सकते। तो खाने के लिए अल्टीमेटली आपको फूड ही लेना पड़ेगा। और ये है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट। 2018 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो कंटिन्यू धीरे 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 इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो जो मैंने पहला स्टार्ट किया था कि इन्फ्लेशन मींस राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। आज कमोडिटी का भाव बढ़ेगा तो ही इन्फ्लेशन बढ़ना है। शेयर मार्केट का भाव बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है क्या? नहीं बढ़ने वाला है। तो प्लीज जो अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करते हैं तो प्लीज आप उनको बोलो, सर आपके पास, मैं ये नहीं बोल रहा कमोडिटी की नॉलेज, बट आपके पास 360 डिग्री नॉलेज है क्या? क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं तो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा? सर इक्विटी खराब है, सर गोल्ड तो उससे ज्यादा खराब है, पोस्ट ऑफिस तो उससे भी ज्यादा खराब है, आपको खाली म्यूचुअल फंड में डालना है। फिर आप बोलोगे अरे इक्विटी तो बहुत रिस्की लगता है मेरे को। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए सर डेट में डाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो इक्विटी या तो डेट। तो प्लीज मेक श्योर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका भी आप केवाईसी कीजिए, नो योर एडवाइजर, कि उसको जब तक कमोडिटी का नॉलेज नहीं है वो आपको कमोडिटी बताएगा ही नहीं कभी। वो आपको क्या बोलेगा? सर इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग वेरी हाई, डबल डिजिट एजुकेशन इन्फ्लेशन, डबल डिजिट मेडिकल इन्फ्लेशन, और आई कैन गारंटी इन लास्ट 6 मंथ सारे आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस एडवाइजर ने आपको कनेक्ट किया होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस बढ़ा लीजिए, कल को कुछ हो गया। लेकिन कोई आपको ये नहीं बोलेगा अरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सर आप कमोडिटी को बाय कर लीजिए। क्यों? कमोडिटी से तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो वो पहले आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करवाएंगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराएंगे, और फिर जब बोलेंगे मेरी बेटी की शादी है तो बोलेंगे सर अब हम गोल्ड लेंगे। तो आपको पहले आपके किटी के अंदर कमोडिटी एज ए पार्ट कल्चर बनाना पड़ेगा कि मुझे, हमारे बुजुर्ग के पास ऑलरेडी ये था, घरों में 2-2, 3-3, 4-4 महीने का राशन रखते थे हम लोग, सोना रखते थे। क्यों? कमोडिटी वाज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट आज हम लोग कमोडिटी भूल चुके हैं। अच्छा, फिजिकल याद है कोविड में, आप ध्यान रखिए जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था तो क्या आप शेयर भर भर के रख रहे थे या घर में आटा चावल दाल ये भर के रख रहे थे? तो हम लोग फिजिकल रखने के लिए तैयार है बट डिजिटल रखने के लिए तैयार नहीं है। तो आज से 10 साल पहले ठीक है ऑप्शन नहीं था, बट अब ऑप्शंस आ चुका है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। खाली आप एक्सचेंजेस को ऐसा मत देखिए कि ये स्पेकुलेटिव प्लेटफॉर्म है। आज इक्विटी में भी तो स्पेकुलेशन होता है, तब आप क्यों इन्वेस्ट करके बैठते कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? तो हमको स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, हमें एज ए पाई बना के रखना है कि मेरे किटी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट एग्री कमोडिटी का भी होना चाहिए या कमोडिटी का भी होना चाहिए। एक और चार्ट है और आई कैन गारंटी ये चार्ट, ये ग्राफ के बाद आपका व्यू टुवर्ड्स एग्री कमोडिटी विल गोइंग टू बी डेफिनेटली चेंज। कपिल सर आपके लिए भी एक बार, ये मैंने कल भी शेयर किया था वैसे, ये देखिए चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 2050 क्लाइमेट चेंज रिलेटिव टू द बेसलाइन। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे इंडिया को भी मार्क किया है रेड जोन में, जिसका मतलब कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सिवियरली हिट करेगा। चाइना में थोड़ा मीडियम रहेगा, बट आप देख सकते हैं कनाडा जो आज की डेट में बर्फ से ढका हुआ है वो जाके नॉर्मल सी में आ जाएंगे। तो कहां पे जाकर हम लोग लैंड करेंगे वी डोंट नो। तो जो मेरा पहला स्लाइड था वाटर क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस है तो डेफिनेटली फूड क्राइसिस होना ही होना है। और ये एक रिपोर्ट आया हुआ है जो 2050 की बात कर रहे हैं, हम अगले दिन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये लोग 30 साल आगे क्या होने वाला है। जब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इतना सीवियर ड्रॉप है तो आप समझ के चल जाओ कि प्राइसेस क्या होने वाला है एग्री। क्या आप आज चावल, गेहूं, सोया, मस्टर्ड या सेव कर सकते हो अगले 30 साल के लिए? आपके पास है कोई मैकेनिज्म ऐसा? तो रोज कुआं खोदेंगे, रोज हम पानी पिएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड लुक फॉर अ पाइपलाइन, कि ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमारे पास जो हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाए। तो डोंट लुक कमोडिटी एज ए स्पेकुलेटिव प्लेटफॉर्म, लुक एज ए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो दिस इज वेरी हाई टाइम। हमने अभी तक एग्री के अंदर कोई एक्सपोजर्स नहीं रखा है, और जो मैंने वाटर फ्यूचर्स की बात की है या प्रोडक्शन इन 2050 क्या रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होने वाला है अगले
5 साल तो बहुत दूर है, अगले 2-3 सालों में यू विल कम टू नो कि व्हाई कमोडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने यही चीज 2008 में जब इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद हमने देखा था 2011-12 में वेयर कमोडिटी हैज गॉन, gold prices started moving. Already gold has moved, but agri commodity is yet to start its rally. So this is the time we have to look for agri commodity. ये मैंने कुछ रिटर्न निकाला है 2010 से लेके 2019 तक। कभी भी अगर हम ऐसे नजर में आता है तो हम इक्विटी और इक्विटी देखते हैं। तो लेट्स से हमारे टॉप कमोडिटी टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास क्या रहा है। तो पहला है ये पीबी क्या होता है? पीबी होता है प्लेटिनम बोल दीजिए या प्लेटिनम बोल लीजिए, गोल्ड बोल लीजिए, ये सब एक क्लास में आता। तो यहाँ पे हमने देखा था 96% का रिटर्न दिया था। एजी कम्स, यहाँ पे हम देखते हैं एजी मतलब क्या होता है। एजी ये रहा सिल्वर में 83%। अजय जी मुझे पता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। एयू गोल्ड has given a 10% return, crude oil given a 8% return, coal has given a return of 5.7। wheat देखिए यहाँ पे आप 46% का रिटर्न wheat ने दिया था, 2.78% का कॉर्न ने दिया था। यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जिंक, निकल, लेड, कॉपर, प्लेटिनम, इन सब में हमने बड़ा फॉल आते हुए देखा। देन wheat में देखिए 19% का जंप देखा। तो आप देखेंगे तो लास्ट 10 सालों में टॉप 5 के अंदर इक्विटी का नाम ही नहीं दिखेगा आपको रिटर्न वाइज में। बाकी ये है कमोडिटी का ही बना रखा है ये मैंने, बट आप देखेंगे तो कमोडिटी में है इतना रिटर्न्स और एक साइकिल बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2013 में कोल ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, या एक साल पहले 2015 में आप देखेंगे -10, -15 और 100% का रिटर्न 2016 में दे दिया। और अभी आप देखोगे 18%। क्रूड ऑयल 2018 में -24%, 2019 में +34% और 2020 में वीट 17%, 11%, 4%, -13%। तो जब भी ऐसा बड़ा फॉल आता है आप समझो आगे जाके मार्केट जंप करना ही करना है। तो लुक कमोडिटी एज ए इन्वेस्टमेंट। आप स्पेकुलेशन देख रहे हैं वो एक अलग पार्ट है, आटे में नमक होना चाहिए। हम गोवा जाते हैं बट दैट डजंट मीन्स कि हम सारा कैपिटल लेके जाएंगे गोवा। तो कमोडिटी आपके किटी में होना बहुत जरूरी है। सो इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें डिलीवर स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिटर्न, जो हमने देखा है कि सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न प्रोफाइल टू इक्विटी, जैसे हम इक्विटी में देखते हैं वैसे ही कमोडिटी में होता है। रिलेटिवली इंडिपेंडेंट फ्रॉम इक्विटी एंड बॉन्ड बिकॉज यूनिक लो हिस्टोरिकल कोरिलेशन विद फाइनेंशियल एसेट। कमोडिटी का अगर आप कोरिलेशन देखेंगे तो इनवर्सली कोरिलेटेड है या बहुत रिलेटिवली काफी कम है, खास करके एग्री का अगर हम बात करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बेनिफिट आपको मिलता है, एक ही बास्केट में आपके सारे एग्स नहीं होते। इवेंट रिस्क प्रोटेक्शन, कोई भी ऐसा बड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न या ऐसा कुछ भी इवेंट होता है तो यू विल बी मोर सेफ, क्योंकि अगर आप इक्विटी में डालेंगे, कोविड हुआ, लोअर सर्किट लग गया, बट वो टाइम पे गोल्ड वॉज स्टार्टेड on a positive side, agri has started on a positive side, so this is the time कि यहाँ पे हमें देखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी, आज हम लोग बेनिफिट नहीं लेते बट इंस्टीट्यूशनल जितने भी है, हम 1997 से देखें तो कंटिन्यू इसके अंदर इन्वेस्ट। जैसे यूएस का कमोडिटी इंडेक्स लिंक म्यूचुअल फंड ऑलरेडी लॉन्च है। देन बाद में हमने देखा एश्योरेंस ऑफ कमोडिटी मीडियम टर्म नोट्स लॉन्च हुआ। इसके बाद हमने देखा बार्कले कैपिटल का एक कमोडिटी इंडेक्स AUM लॉन्च हुआ। तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस आर देयर ग्लोबली जो आज की डेट में और बड़ा AUM लेके बैठे हुए हैं। सो आज के डेट में गेनिंग एक्सपोजर इन कमोडिटी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऑलरेडी मार्केट्स में अवेलेबल है इंटरनेशनल में। कुछ नए प्रोडक्ट्स इंडिया में भी धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगे। ऑलरेडी आई थिंक टाटा AMC हैज स्टार्टेड विद कमोडिटी म्यूचुअल फंड एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अदर म्यूचुअल फंड दे आर प्लानिंग टू कम आउट। बास्केट ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स ऑलरेडी एनसीएक्स पे अगर हम देखें तो फ्यूचर भी है, ऑप्शंस भी चालू हो चुके हैं। ओटीसी ऑलरेडी वी नो मार्केट में सब चल रहा है। कमोडिटी फंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। मतलब धीरे धीरे सब चीजें एक की तरफ जा रही है, लेकिन हम लोग मिस कर रहे हैं अभी भी। परफेक्ट एनवायरनमेंट कब रहता है? डेली रहता है, क्योंकि वी डोंट नो कि कोविड के केसेस कब आने वाले, कब बढ़ने वाले हैं। अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले देखा इजराइल लॉकडाउन में जा रहा है वापस।
आई थिंक 2 मोर कंट्रीज आर गोइंग फॉर अ लॉकडाउन। तो जब भी ऐसा कंसर्न आता है एग्री कमोडिटीज के भाव बढ़ने, यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है वो सोयाबीन, कॉटन, ऐसी काफी कमोडिटीज को इम्पैक्ट कर रहा है। यूएस इलेक्शन है तो पॉलिसीज मैटर मोस्ट। जियोपॉलिटिकल फैक्टर, अगर जैसे जियोपॉलिटिकल तो चल ही रहा है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इसका भी इम्पैक्ट एग्री पे भी पड़ता है क्योंकि काफी ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं। लॉकडाउन, रेनफॉल, फ्लडिंग सिचुएशन इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, इसकी वजह से काफी क्रॉप खराब हुई। टेक एग्जांपल ऑफ सोयाबीन, प्राइसेस वाज मूविंग अराउंड 3700 एंड एज सून एज देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ फ्लडिंग सिचुएशन इन एमपी, प्राइसेस शूट अप टू 4150। तो जैसे भी थोड़ा भी फ्लडिंग सिचुएशन आएगा, ऐसा कुछ न्यूज आता है, इमीडिएटली एग्री प्राइसेस पे, या ऑनियन का एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। 20-25 रुपए से 100, 200, 150 रुपए तक ऑनियन के प्राइस बढ़ गए थे, अभी भी बढ़ना चालू हो चुका है। सेकेंडली, आपको जैसे इक्विटी के लिए न्यूज चैनल देखना पड़ता है, एग्री के लिए आपको कोई न्यूज चैनल ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जनरल न्यूज चैनल भी अगर आप देखेंगे तो आपको इंपैक्ट का पता चल जाएगा। तो आपको स्पेसिफाइड ऐसा नहीं देखना, नॉर्मल देखेंगे बाढ़ आ गई तो क्या होने वाला है, करेंसी मूवमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ता है, सप्लाई, तो काफी फैक्टर्स हैं जो जनरल न्यूज में हम जानते हैं। नाउ विल मूव टू एग्रीडेस्क। एग्रीडेस्क ऑलरेडी हमने देखा कि 3-4 महीना हो चुका है जैसे लॉन्च हुआ है, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 महीने का अगर हम रिटर्न देखें, इट्स मोर देन 19% नाउ। दिस डेटा इज हार्डली वन वीक और 10 डेज बिफोर, 10 दिन पहले का डेटा है। अगर 19-20% का रिटर्न हमने देखा है, ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है आपको, एग्रीडेस्क के अंदर 10 कमोडिटी है। अगर 10 कमोडिटी का भाव बढ़ेगा मतलब एग्रीडेस्क का भाव बढ़ेगा। तो 10 कमोडिटीज में तेजी आई है, ऑलमोस्ट, किसी में कम किसी में ज्यादा, और एग्रीडेस्क ने 20%। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि पिछले 3 महीनों के अंदर 20% एग्री के भाव में तेजी आई है। इतना रिटर्न आपकी इक्विटी ने दिया है। ठीक है, स्पेसिफाइड आप 1-2 स्टॉक्स ले लेंगे वो बात अलग है, बट इंडेक्स आज भी वाईटीडी आप देख लीजिए नेगेटिव दिखेगा आपको। कहा हम 12,500 पे थे, आज कहा 11.5 में ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है निफ्टी। जबकि एग्री अगर हम देखें तो 3 महीने के अंदर 20% का जंप आ चुका है ऑलरेडी। दिस इज अ साइन कि धीरे धीरे एग्री कमोडिटीज में तेजी का रुख बन चुका है। डोंट मिस दिस रैली। सेकेंडली, काफी जन बोलते हैं अरे एग्री के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। मैंने एक कंपैरिजन दिया है करेंसी से। आज फॉरेक्स के अंदर इतना अच्छा वॉल्यूम होता है, इतनी अच्छी वॉलिटिलिटी भी हो रही है, बट वो वॉलिटिलिटी कितनी है, 1%, 2%। सी 2018 में यूएसडी आईएनआर में 1%, 2%, 1%, 2%, मतलब 3% हमने लास्ट मैक्सिमम देखा होगा। इसके अलावा कभी इतना मूवमेंट नहीं देखा। जबकि आप मेज देख लीजिए, वीट देख लीजिए, सोयाबीन देख लीजिए, रिफाइंड सोया ऑयल देख लीजिए, और ये साल में करीबन 6-6% का, वीट के अंदर 9% जुलाई के अंदर मूवमेंट आया, वॉलिटिलिटी आई हुई है। तो व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ वॉलिटिलिटी, मतलब 7-8% की भी वॉलिटिलिटी है, तो जो लोग को पल्स चाहिए, जो लोग को मोमेंटम चाहिए, वो भी अवेलेबल है एग्री के अंदर, खाली करेंसी में ही नहीं है। बट इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं है ना, एग्री में भी आप इन्वेस्ट करो। क्यों? अगर हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाते हैं वो म्यूचुअल फंड सिखाता है, स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो हमें शेयर बाजार सिखाता है, कमोडिटी ब्रोकर उसके पास जाते ही नहीं, हम लोग भी नहीं जाते, वो लोग भी अप्रोच नहीं करते। सो ये वॉलिटिलिटी में अगर हम देखें तो 1 से 2% के बीच में करेंसी की वॉलिटिलिटी है, बट कमोडिटी में वॉलिटिलिटी भी अच्छी है। तो जब हम करेंसी में हैश कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी कैन गो फॉर एग्री कमोडिटी। मोमेंटम भी है, लिक्विडिटी भी है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद एग्री। और हम लोग फंडामेंटल हमारे सामने है। जैसे कपिल ने राइटली कहा कि हम साल में एक बार कोई कमोडिटी को उगाते हैं और पूरे साल भर उसको स्टोर करके रखते हैं, तो डेफिनेटली हमको पता है कि कब सोइंग पीरियड है। जब भी सोइंग पीरियड के नजदीक आएंगे भाव बढ़ेंगे। टेक एग्जांपल ऑफ चना, टेक एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड। अक्टूबर मंथ में सोयाबीन, मस्टर्ड, इनकी सोइंग होने वाली है, तो डेफिनेटली वी विल बी अंडर शॉर्टेज लिटिल बिट, क्योंकि हम लोग पीक पे पहुंच चुके हैं और डिमांड, फेस्टिवल सीजन सामने है, हमारे डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे भाव बढ़ेगा। ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। बट जो हमने स्कूल में पढ़ा है उसको अभी अप्लाई करना हम भूल रहे हैं। सॉरी।
तो नाउ विल मूव टू व्हाट आर द फैक्टर्स। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, फैक्टर क्या है वो आप मुझे बताएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास तो जो बेसिक फैक्टर्स है वही हम लोग वर्क करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन रिलेशन, यहाँ पे फोटो हमने कार की दी है, बट प्रोडक्शन रिलेटेड मीन्स हमारा स्विंग पैटर्न कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लडिंग सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल वाटर काफी ज्यादा है, जब पानी का लेवल ज्यादा रहेगा जमीन में तो स्विंग प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा, उसकी वजह से भाव में तेजी आ जाएगी। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, डिमांड रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोविड लॉकडाउन हुआ तो लिटरली बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैं पर्सनली 1 महीने का पहले राशन रखता था घर में, मैंने उसको 2 महीना 3 महीने तक कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था। जिस दिन से हम इंटरनेशनल में न्यूज देख रहे थे कि लॉकडाउन है, तो सबसे पहले तो मैंने जितने भी एग्री कमोडिटीज है उसको स्टोर करना चालू कर दिया। ऑटोमेटिक क्या हो गया, मार्केट में शॉर्टेजेस आ गई। आज की डेट में सिनेरियो है पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बट पाइपलाइंस खाली है, क्योंकि कैश क्रंचेस के चलते कोई भी फैक्ट्री, लेबर इशू है, ये सबको पता है। माइग्रेंट जो लेबर अपने माइग्रेंट हुए हैं वो अभी तक वापस आ नहीं चुके, अभी तक आए नहीं। नंबर ऑफ केसेस जितने रैपिडली बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन का इंपैक्ट पड़ेगा। सामने फेस्टिवल है, नो डाउट हमारे रेस्टोरेंट्स होटल सब बंद है, उसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं निकल पा रहा है, बट सामने फेस्टिवल है। आज आप समझिए इंडिया अनलॉकडाउन में है, आप आपके सिटी का कोई भी चौक पर जाके देखिए, आपको लगेगा कि कोरोना वायरस है हमारे इंडिया में? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जो फेस्टिवल डिमांड है वो वापस बढ़कर आएगी, पाइपलाइन खाली है। मैंने काफी जनों से बात किया, बोलते सब पिछले साल मेरे जो भी ग्राहक थे, सप्लायर की बात कर रहा हूं मैं, तो बोलते जो भी कंज्यूमर थे वो हमको बोलते थे भाई 5 गाड़ी भेज दे, तो हम लोग 5 की जगह 6 भेज देते थे। और आज की डेट में सिनेरियो क्या है, हम लोग बोलते, वो बोलते हैं हमको कि सब 5 गाड़ी भेज दो, तो हम बोलते हैं सर पहले 2 गाड़ी का पैसा दो, उसके बाद भेजता हूं मैं, पैसा आएगा उसके बाद। तो कैश क्रंचेस चल रहा है मार्केट में। इसकी वजह से होगा क्या, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड स्प्रेड आउट हो जाएगा। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले 5-6 महीने तक डिमांड कंटिन्यू रहेगी। पहले क्या होता था, अरे नया माल आया, मैंने एक साथ जहां पे मुझे 100 टन लेना था वहां पे मैं 500 टन लेके बैठ जाता था। बट अभी कैश क्रंचेस के चलते क्या हो रहा है, कैश क्रंचेस के चलते जहां मुझे 100 टन चाहिए ना, वहां पे मैं 20 टन ही ले रहा हूं। और मैं क्या करता हूं, अरे आज 20 टन ले लेंगे, कल 20 टन ले लेंगे, परसों 20 टन ले लेंगे, तो स्कैटर्ड हो चुकी है डिमांड। तो अगले 6 महीना लोगों को भ्रम है कि डिमांड नहीं आएगी, डिमांड बेतहाशा आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब भी ऐसा पैंडेमिक आता है फूड इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है। चाहे 2001 में हम स्वाइन फ्लू, सॉरी सार्स वायरस की बात कर ले, या 2008-9 में स्वाइन फ्लू की बात कर ले, तो बढ़ने पड़े। सीजनैलिटी, एज वी नो, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है सीजनैलिटी में सोयाबीन का, हमें पता है जून जुलाई अगस्त सोइंग पीरियड है। जैसे न्यूज आएगी बम्पर सोइंग, भाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? 101% पड़ेगा। ग्रोथ पीरियड सितंबर है, बाढ़ आ गई, डैमेज हो रहा है, क्या होगा, प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। हार्वेस्टिंग डिलेड, क्या होगा, भाव पे इंपैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली स्टोरेज कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचुरल कैलेमिटीज, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो एग्री कमोडिटी में मोमेंटम रहता है, एग्री कमोडिटीज में इवेंट रहता है। आज हमको ये पता है जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, कि मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाऊं, वहां पे मैं चेक करूं कि क्या डेटा आने वाला है यूएस का, बिकॉज उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता है। बट आपको ये चीज किसी ने नहीं बताया कि एग्री के अंदर भी ऐसे 10 फैक्टर डेटा है जो डेली बेस पे रिलीज होते हैं और उसका इंपैक्ट प्राइस पे आता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। आज फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप में से कितने जन नहीं जाते, कितने जन को नहीं पता फॉरेक्स फैक्ट्री? आई कैन गारंटी जो कमोडिटी में काम करता है ना, 10 में से 8 जन को पता है फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है, इन्वेस्टिंग.com क्या है। राइट? बट एग्री के लिए अगर मैं पूछूं आपको कि मुझे 5 सोर्स बता दो कि ऐसे 5 क्या सोर्स है, सर हमको सोर्स कुछ नहीं पता, हम तो न्यूज चैनल देखते हैं, उसमें कभी कभी आप भी दिख जाते हो, तो आप जो बोलोगे वो हम लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको आपका स्टडी खुद करना पड़ेगा और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक्स भी अगर आप देखोगे ना,
कि बारिश कहाँ है, क्रॉप डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यूज चैनल वाले डैमेज होने से पहले ही आपको फोरकास्ट करके बता देंगे कि कितनी डैमेज होने वाली है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। तो थोड़ा सा अगर आप जनरल न्यूज भी देखोगे, यू विल कम टू नो कि प्राइसेस में कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो लेट्स मूव टू डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। ये भी मैं इनडायरेक्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट 2 स्लाइड्स में देखा था। यहाँ पे जस्ट आई हैव गिवन ए कंपैरिजन सिंस 1994 टू 2012 कि एस&पी कमोडिटी इंडेक्स और साथ में अगर हम लोग अदर इंडेक्स देखेंगे तो उसमें क्या कोरिलेशन है। तो जनरली हम देखते हैं कोरिलेशन काफी अच्छा अराउंड 0.74 रहता है। बट आई डोंट थिंक कि मैं ये सब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें सिंपल ये है कि इन्फ्लेशन के ऊपर ही पूरा कमोडिटी प्ले होता है। यहाँ पे हमने बताया कि ग्लोबल इक्विटीज में जब भी फॉल आता है तो कमोडिटीज में जंप आता ही आता है। तो ऑलरेडी हमने ये चीज देखी है। ये रिटर्न्स का ऑलरेडी हमने हायर साइड में देखा था कि 2010 से अगर हम देखें तो कमोडिटीज ने कैसे परफॉर्म किया है। मतलब कोई ना कोई कमोडिटी टॉप पे रहना ही रहना है। और हाई टू हाई में अगर हम जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% का रिटर्न भी हुआ है। और लो टू लो में भी अगर हम जाते हैं तो वी हैव सीन क्रूड प्राइजेस 45% का फॉल, निकल प्राइजेस 41% का फॉल, अगर व्हीट के प्राइजेस की बात करें तो 13% का फॉल, कॉर्न की प्राइस की बात करें तो 2% का फॉल। तो मोमेंटम हमेशा कमोडिटीज में रहता है। बट ये खाली एक ओवरव्यू है, आप कैसे देखते हो कमोडिटी को। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कमोडिटी में क्या मोमेंटम है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा। आई कैन चैलेंज आप में से जो लोग खुद घर की सब्जी लेने नहीं जाते उन्हें गवार का क्या भाव है वो भी नहीं पता। खाली हाँ एक्सचेंज पे देखेंगे तो जरूर भाव दिखेगा आपको। तो इट्स टाइम के हमें कमोडिटीज में थोड़ा सा ध्यान देना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन विद कमोडिटी। तो अभी तक हमने देखा था कि इक्विटी में पैसा डाल दीजिए या म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा डाल दीजिए। फिर कोई भी अगर बोलता है कि हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए तो तुरंत हमें क्या समझ में आता है, डेट में डाल दो। अगर इक्विटी से निकलना है ना तो दूसरा असेट क्या है हमारे पास, डेट में डाल दो। गोल्ड भी नहीं आता, फिर बाद में हमको ध्यान आता है गोल्ड में भी डालना चाहिए। तो एग्री तो हम लोग सोचते ही नहीं कि एग्री में भी डालना चाहिए। तो ज्यादा करके हम लोग एग्री को हमेशा इग्नोर करके रखें। यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिया है, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, यूएस इक्विटी एंड ग्लोबल बॉन्ड्स, क्या कोरिलेशंस है। अगर हम ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का यूएस से देखें तो 0.3% का कोरिलेशन है। आई नो हम लोग काफी ये हम बोले तो काफी प्रोफेशनल लोगों के लिए डेटा अगर है, हम लोग हमारे लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल है, हिस्टोरिकल की इवेंट्स को देखिए। जब जब ऐसा कोई भी की इवेंट हुआ है तो कमोडिटी के प्राइसेस पे इंपैक्ट आया। टेक एग्जांपल, अगर आप राइट साइड का ये चार्ट अगर देख पा रहे हैं, कांट मार्क ओवर हियर, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1973 ऑयल क्राइसिस, कमोडिटी प्राइसेस में 10% का गेन हुआ, इक्विटी में 12% का फॉल हुआ। यूएस रिसेशन इन 1974, कमोडिटी 6% बढ़ी थी। ये ओवरऑल कमोडिटी बात कर रहा हूं मैं, नॉट पर्टिकुलरली क्रूड और गोल्ड। ओवरऑल कमोडिटी उसमें एग्री भी होता है। इनकेस कुछ भी अगर आपका क्वेरीज है तो आप प्लीज क्यूएनए में डाल सकते हैं, कंटिन्यू हम बाद में ले सकते हैं। थैंक यू मिस्टर नरेंद्र फॉर योर क्वेश्चंस। कुछ भी क्वेश्चंस आप डाल दीजिए, डेफिनेटली हम लोग उसको एंड ऑफ द टाइम लेंगे। इवन वी हैव प्लान फॉर सम पोल्स। इमरान, आई विल रिक्वेस्ट यू, कुछ पोल्स भी हम डाल सकते हैं सो दैट एटलीस्ट विल कम टू नो कि पार्टिसिपेशन कैसा है, कि वेदर ये सेशन कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। श्योर। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यूएस रिसेशन अगेन 1981 में स्ट्राइक हुआ, हमने कमोडिटी को 1% का जंप आते हुए देखा, इक्विटी में 10% का फॉल देखा। 1982 में अगेन रिसेशन था, 9.5% का जंप हमने कमोडिटीज में आते हुए देखा, -9% का रिटर्न हमने इक्विटीज में देखा। ब्लैक मंडे 1987, यहाँ पे हमने इक्विटीज में 15% का फॉल आते हुए देखा, कमोडिटी में भी फॉल आया। क्यों आया कमोडिटी में फॉल? कमोडिटी में फॉल इसलिए आया कि लोगों ने इक्विटी में जो लॉसेस किया उसको फुलफिल करने के लिए कमोडिटी बिकी है। जैसे अप्रैल में जब हम इक्विटी के अंदर बड़ा फॉल आते हुए देखा तो उसके साथ साथ 18 मार्च को सिल्वर में हमने
16% का लोअर सर्किट भी लगते हुए देखा। तो ऐसे टाइम पे जब भी इक्विटी फॉलो होता है, एक चीज ध्यान रखिए, इक्विटी एंड कमोडिटी कभी भी हैंड इन हैंड नहीं जा सकती है। नेवर दे विल गो इन हैंड इन हैंड। अगर इक्विटी में फॉल आ रहा है तो 101% आप समझ के चलिए कमोडिटी इज गोइंग टू परफॉर्म। और आप ये देख लीजिए, मैंने डेटा 1970 से निकाल के दिया है। इवन लास्ट अगर जो हमको याद आता 2008, हमने इक्विटी मार्केट के अंदर 8% का ग्लोबल करेक्शन देखा था, जबकि कमोडिटी मैंने आपको बताया था 7-8 में फूड क्राइसिस हुआ था। तो कमोडिटीज के अंदर 2002 में भी 11% का जंप आया था जब .com कोलैप्स हुआ था। 2002 2001 में भी हम देख रहे हैं 9-11, तब कमोडिटी में भी थोड़ा बहुत फॉल था। बट ओवरऑल अगर गल्फ फॉर 1990 कमोडिटी में 55% का जंप आया था। तो आप समझ के चलिए इक्विटी और कमोडिटी नेवर गो इन हैंड इन हैंड। और इक्विटी में जिस ढंग से हमने देखा कि स्टेरॉइड्स, जिस ढंग से स्टेरॉइड दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कमोडिटी के लिए एक पॉजिटिवनेस है कि कमोडिटी को एक अच्छा अपर हैंड मिलेगा। और कोविड आप भूल जाइए कि कोई वैक्सीनेशन जल्दी आना है, क्योंकि आज मॉर्निंग का ही अपडेट था कि रशिया ने बताया कि 10 जन पे हमने जो टेस्ट किया था उसके अंदर 3 या 4 पे हमने कुछ साइड इफेक्ट आते हुए दिखा है। तो ये ट्रायल एंड एरर चलता रहेगा अगले 1-1.5 साल तक। और जब तक ये कोविड रहेगा आप समझ के चलिए इक्विटी में बार बार में पंचर होता रहेगा, बार बार में स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, लेकिन एग्री कमोडिटी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। चाहे आप गोल्ड सिल्वर की बात कर लो, चाहे एग्री कोई भी कमोडिटी की बात कर लीजिए। सो नाउ विल मूव टू गेनिंग एक्सपोजर थ्रू एग्री कमोडिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ रिटर्न इन कमोडिटी इन्वेस्टमेंट मोर देन जस्ट अ कमोडिटी प्राइस। तो अगर आपको कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लीजिए। आप गेहूं को ले लीजिए, घर पे रख लीजिए, चने को ले लीजिए, घर पे रख लीजिए। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज यू कांट स्टोर। तो यहां पे एक्सचेंजेस का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन यूज एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स। अब तो ऑप्शन ऑन गुड्स भी आ गया है। आप ये मत घबराओ कि एक लॉट मतलब बहुत बड़ा होता है। बहुत जन लैंग्वेज सुना है मैंने, अरे 2 गाड़ी आ जाएगी। अरे तो मैं 2 गाड़ी का करूंगा क्या? अगर आप ऐसा देखोगे तो डेफिनेटली चीजें आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैंने 2 गाड़ी चना खरीद लिया, तो 2 गाड़ी चने का करूंगा क्या? मैं तो खाता हूं 2 चम्मच। तो आपको वैसा नहीं घबराना है। 2 गाड़ी मतलब आप उसको फ्यूचर्स पे लीजिए, रोल ओवर कर सकते हैं, या ऑप्शन ऑन गुड्स है, या वेयर हाउसिंग का भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब ये देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट क्या, आज गोल्ड में भी हम लोग डालते हैं ना, 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 2 गाड़ी 1 गाड़ी का मतलब क्या है? आज अगर हम 5,000 का भी भाव पकड़ेंगे, कितना होगा? 5,000 इंटू 100 कर लीजिए। तो आपको ये मत देखिए घबराइए, अरे 2 गाड़ी लेना पड़ेगा। और डराने के लिए बहुत जन बैठे हैं, वो बोलते हैं 1 ट्रक भर के चना आ जाएगा तेरे घर पे, क्या करेगा तू? तो हम लोग कहते हैं निकाल निकाल निकाल, नहीं चाहिए मुझे। ऐसा नहीं, आज गोल्ड को हम लोग लेके बैठ जाते हैं। सिल्वर, आज भी मेरे पास कॉल आते हैं, सर 10 साल बाद मुझे सिल्वर से एग्जिट मिला है। पिछले साल में 10 साल पहले सब लोग तेजी में थे, तो मैंने 65,000 में चांदी ले ली थी, 70,000 में चांदी ले ली थी, अब जाके मुझे एग्जिट मिला है। लेकिन पॉजिटिवली मिला है। आज इक्विटी के अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आज भी एग्जिट नहीं दे रहा है। मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट आपको पता है ऐसे कुछ बैंक्स भी है, कुछ एनर्जी की कंपनीज भी है, कुछ टेक्नोलॉजी की कंपनी भी थी। तो आप समझिए इक्विटी में आई थिंक जिम रॉजर के स्टेटमेंट थे कि इक्विटी कैन गो जीरो बट कमोडिटी कांट। बट अभी भी एक स्टार्ट टैग आ चुका है इसके अंदर ये साल के अंदर। बट बिलीव मी, कमोडिटी कैन नेवर गो इन नेगेटिव। वो ठीक है, एक कंडीशन बना था, वो अलग स्टोरी है। बट बिलीव मी, कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वर्थलेस हो सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकती। टोटल रिटर्न ऑन कमोडिटी इन्वेस्टमेंट हैज ए 3 सोर्स: प्राइस रिटर्न, रोल ओवर रिटर्न एंड कैश रिटर्न। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आई डोंट थिंक। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीडेस्क। एग्रीडेस्क सिंपल प्लेन वेनिला प्रोडक्ट है। आपको एग्री नहीं समझ में आता, आप एग्रीडेस्क में डाल दीजिए। और क्यों डालना चाहिए वो मैंने आपको अभी तक के सारी स्लाइड्स में बताया। एक सिंपल लास्ट एग्जांपल ले लेते, इंडिया इन्फ्लेशन कैलकुलेटर।
1960 के अंदर हमारा $100 का भाव, सॉरी डॉलर अगर 100 था हमारा, वो आज इन्फ्लेशन के चलते 7685 हो गया है, मल्टीफोल्ड हो चुका है। और मैंने बताया है कि इन्फ्लेशन होता किससे है? इन्फ्लेशन होता है कमोडिटी की वजह से, ना कि स्टॉक मार्केट की वजह से, कि स्टॉक मार्केट भर गया तो उसकी वजह से हमने इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट गिरेगा तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आ जाएगा, तो बट कमोडिटी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमें इन्फ्लेशन में इन्वेस्ट करना है, ना कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न कमाएंगे, फिर इन्फ्लेशन वाली जो कमोडिटीज है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगेन हमने देखा 3 महीने के अंदर 19.5% का रिटर्न एग्रीडेस्ट ने दिया है। अगर आपने एग्रीडेस्ट को लॉन्च होने के बाद अगर 1000 के करीब ये मिला था, हमें 1000 पे लॉन्च हुआ था, 1035 का भाव था ये 12 जुलाई के आसपास का। तो 12 जुलाई, 12 अगस्त और 12 सितंबर, अब मार्केट ये करीबन 1150 के करीब पहुंच चुका है ये। तो अराउंड 19-20% का अच्छा रिटर्न है, तो ऐसे भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एग्रीडेक्स इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है और 10 मोस्ट लिक्विड कमोडिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो आपको समझना है कि एग्रीडेक्स प्लेन वेनिला है, रोल ओवर 3 महीने इज डन फर्स्ट। ये टेक्निकलिटी में मैं ज्यादा नहीं जाता हूं क्योंकि वी आर स्लाइटली शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आगे और कुछ भी हमने नया रखा है। तो सेक्टर वाइज हमने कैपिंग है इसके अंदर, ए कैप ऑफ 20% एंड फ्लोर ऑफ 3% आर एनफोर्स ऑन ईच एंड एवरी कमोडिटी। और जिस ढंग से हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमें ये पता है कि 50 इक्विटी का एक रिप्रेजेंटेशन निफ्टी है, तो वैसे ही 10 कमोडिटी का रिप्रेजेंटेशन एग्रीडेस्क है, जिसमें कैस्टर 10%, चना 17% के ऊपर, धनिया दैट इज कोरिएंडर 3.22%, कॉटन सीड ऑयल केक 8.69%, गवार गम 6%। मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, बाकी एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, या आप एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। गवार सीड 11%, जीरा 3%, मस्टर्ड 12%, सोयाबीन 18%, रिफाइंड सोया ऑयल 8%। तो इस ढंग से इसका वेटेज एग्रीडेस के अंदर है। इनकेस अगर आपको ऑयल सीड में तेजी लग रही है, जिस ढंग से अभी रिसेंटली देखा, तो आप देखिए सोया रिफाइंड 8%, सोयाबीन 18%, मस्टर्ड 12%। तो अगर हम 38% का वेटेज तो एडिबल ऑयल में आ जाता है। तो जब एडिबल ऑयल चल रहा है तो डेफिनेटली 30-35% इज मोर चांसेस, मोर लाइकली कि एग्री इंडेक्स इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्म। बहुत बार होता है, अरे रिफाइंड सोया इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब मेरे पॉसिबल नहीं है ये भाव में मैं ले लूं, एग्री इंडेक्स ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो इस ढंग से भी आप एग्रीडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने एक हेजिंग टूल के हिसाब से भी एग्रीडेक्स को निकाला है। एग्रीडेक्स इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज ए परफेक्ट टूल फॉर हेजिंग अगेंस्ट योर कंपोनेंट ऑफ कमोडिटीज। हेजिंग इज यूजुअली यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क। बाकी चीजें आपको पता है, मैं सिंपल बताना चाहता हूँ। कैस्टर, लेट्स से कैस्टर का प्राइस 4180 है, 3 लॉट कैस्टर का आपने बाय कर लिया, 50 का लॉट साइज है, वैल्यू हो गया 6 लाख, 6.25 लाख के आसपास का। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 75,000। सो बहुत बार क्या होता है, सर मैं तो 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए हम लोग कैस्टर बाय करना चाहते हैं, तेजी है, बट इनकेस नीचे आ गया तो आपको क्या करना है, साथ में 1 लॉट एग्रीडेक्स का शॉर्ट कर दीजिए। यू विल बी हैविंग अ परफेक्ट शॉर्ट, परफेक्ट हेज। कहीं पे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं साथ में कर लो। इनकेस अगर आपको लगता है कि हाँ भाई फंडामेंटल तो बहुत तेज है, बट बीच में मार्केट मूवमेंट करता है, जब भी आप एग्जिट करने की सोचोगे, सोचने से पहले आप क्या कीजिए, एग्रीडेक्स को 1 को बेच दीजिए, आप हेज हो गए। चने में भी हमने रैली आते हुए देखा, तो बीटा जो रहेगा वो इंडिविजुअल कमोडिटी में ज्यादा रहेगा। तो बहुत जन सोचते हैं अरे मैंने हेज कर दिया तो मेरे को गेन्स तो मिलने वाला ही नहीं है, बट इट्स अ गेम ऑफ बीटा। चने में वॉलिटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीडेक्स। इसका भी मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, एक स्लाइड आपको बताऊंगा। मीनवाइल एक पोल का क्वेश्चन आया है, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट।
तो चने में बीटा ज्यादा है, यू कैन यूज दैट बीटा, बीटा मीन्स वॉलिटिलिटी। तो चने में एग्रीडेस्क के साथ करेंगे तो यू विल बी टोटली सिक्योर्ड, बीटा की वजह से यू कैन कीप ऑन बुकिंग चना ऑन हायर साइड, वेयर इनकेस अगर नीचे आता है तो एग्रीडेस्क विल टेक केयर। नाउ विल स्टार्ट विथ टेक्निकल पार्ट। अभी तक हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, सबसे पहले देखा लॉन्च ऑफ वाटर फ्यूचर। वाटर फ्यूचर लॉन्च होने का मतलब है एग्री में तेजी, क्योंकि कोई भी चीज अगर स्कैर्सिटी में रहती है, क्राइसिस में रहती है, तो उसके भाव बढ़ते ही हैं। जब पानी के भाव बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्री पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और जब एग्री पे प्रेशर पड़ेगा तो एग्री के भाव बढ़ेंगे। इसकी वजह से हमने काफी मैनी एग्जांपल्स देखे कि व्हाई इट्स मेक सेंस कि हमको कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या एग्री कमोडिटी में हमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। क्लियर? नाउ विल मूव टू 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टूल। मैं आपको कोई ट्रेडर नहीं बनाना चाहता। जैसे आप ऑफिस से घर पे निकलते हैं तो गूगल मैप यूज करते हैं, सब लोग करते होंगे। हमको रास्ता पता है, फिर भी हम गूगल मैप यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमको एक 360 डिग्री ओवरव्यू मिल जाए कि आगे ट्रैफिक है क्या, आगे कहीं पे मुझे डिले हो सकता है क्या, या व्हाट इज द टाइम लैग कि कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम लग सकता है। तो सिमिलरली ये जो 3 टूल मैं आज आपको बता रहा हूं, ये खाली आपको हेल्प करने के लिए है कि मार्केट का ओवरव्यू क्या है। आपको ना किसी अजय केडिया से बात करनी है, ना कोई न्यूज चैनल देखना है, ना और कुछ देखना है। आप खुद चेक कीजिए। इनफैक्ट एनसीडीएक्स हैज डन ए वेरी ग्रेट जॉब। आप वेबसाइट पे जाइए, एनचार्ट करके एक टूल बना रखा है, आप जाइए डाउनलोड कीजिए, उस पे भी आप चार्ट्स देख सकते हैं। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, तो वैसे ही आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आप इन्वेस्टिंग कीजिए। फंडामेंटल देखिए और क्या फैक्टर्स है जो इंपैक्ट कर रहे हैं, और कुछ टूल्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप एनचार्ट्स पे जाकर भी देख सकते हैं, और जो मैंने चार्ट्स भी यूज किए इसमें वो मैंने लिए investing.com से। मैंने फ्री वाली चीज बताता हूं, पैसे वाली चीज नहीं। तो एनचार्ट पे भी जाइए, वहां पे भी आप देख सकते हैं, एनसीडीएक्स के वेबसाइट पे है। तो लेट्स स्टार्ट विद इचिमिको। नाम जैपनीज है, बट इचिमिको आपको हेल्प करेगा आगे का ट्रेंड पता करने के लिए। आई होप आपको ये क्लाउड दिखाई दे रहा है ग्रीन और रेड कलर का। नेक्स्ट टाइम मैं मेरी टीम को भी बोलूंगा थोड़ा सा डार्क कलर रखेंगे। आई होप माई टीम भी है यहाँ पे, तो अगली बार आपको ध्यान रखें। यहाँ पे रेड कलर का क्लाउड है वो रिप्रेजेंट करता है वीकनेस इन प्राइस, ग्रीन कलर का जो क्लाउड है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिवनेस इन प्राइस। तो ये चार्ट है सोयाबीन का 15 मिनट, दिस इज अवेलेबल ऑन एनचार्ट आल्सो। तो आप देख सकते हैं प्राइजेस, ये प्राइस है कैंडलस्टिक के, और क्लाउड के ऊपर है। तो क्लाउड के ऊपर अगर प्राइस रहेगा और ग्रीन कलर का क्लाउड है तो आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको खाली बाय करना है। यहां पे आप देख सकते हैं यूएस वीट, ये इंटरनेशनल भी चलता है। तो आप देखिए रेड क्लाउड का प्राइस नीचे थी तो मंदी थी, जैसे ही प्राइस ने क्लाउड के बाहर निकला हमने देखा तेजी चालू हो चुकी है। तो सिंपल इचिमिको क्लाउड है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। रेड क्लाउड इंडिकेट बेरिशनेस इन द प्राइस, ग्रीन क्लाउड रिप्रेजेंट बुलिशनेस इन द प्राइस। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे ये क्लाउड एक इंपॉर्टेंट है, और एक जैसे ये प्राइस मूविंग एवरेज, इसको हम लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। रेड और ब्लू कलर का ये जो मूविंग एवरेज है ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक हमको प्रेजेंट के बारे में बताएगा, एक हमको फ्यूचर के बारे में बताएगा, और एक हमें पास्ट के बारे में बताएगा। तो इन ऑल इचिमिको अगर आप यूज करना चालू करोगे तो आप भूल जाओगे अदर कोई इंडिकेटर्स। ये आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही चीज बताकर आपको ट्रेड करवाता है। हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें ट्रेड समझना है कि मैं सही ट्रैक पे हूं। आज गूगल मैप आपको क्या बताता है? आपको ये बताता है कि आप सही ट्रेंड पे हो क्या नहीं। आगे ट्रैफिक है तो तुरंत बोलेगा लेफ्ट से आप निकल जाओ, लेफ्ट में ट्रैफिक आने वाला बोला राइट से निकल जाओ। तो सिमिलरली जो मैं आपको ट्रेनिंग बता रहा हूं ये आपको ट्रेड के लिए हेल्प करेगा। क्लियर? तो आज की स्ट्रेटेजी में कुछ भी नहीं, आपको ग्रीन और रेड देखना है। पहला है कैस्टर का डेली चार्ट। डेली चार्ट आपको ओवरव्यू बताएगा अगले
महीना 2 महीने के लिए। तो यहाँ पे क्लाउड का कलर क्या है? क्लाउड का कलर ग्रीन है, मतलब तेजी। लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के ऊपर है। ये देखिए मेरा प्राइस यहां पे है, प्राइस के 26 कैंडल आगे, प्राइस के 26 कैंडल आगे ग्रीन है तो मतलब तेजी रहेगी। प्राइस के 26 कैंडल पीछे ये लैगिंग इंडिकेटर है जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर है, इंडिकेटर सॉरी कैंडल स्टिक के ऊपर है मतलब तेजी। कैंडल के नीचे मतलब मंदी, कैंडल के ऊपर है तो तेजी। यहां पे आप देखिए कैंडल के नीचे थी तो मंदी चल रहा था, जैसे कैंडल के ऊपर आ गया तेजी आ गई। तो अभी कैंडल के ऊपर चल रहा है मतलब तेजी, क्लाउड प्राइस के नीचे मतलब तेजी। एक पोल आया है टेक्निकल एनालिसिस यूजफुल इन एग्रीकल्चर कमोडिटी, वी हैव सीन 3 वोट, 2 फ्रॉम नो एंड 1 फ्रॉम डोंट नो। सर जिन्होंने भी ये नो वोट किया है, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी 10 मिनट्स, मैं आपका व्यू चेंज करके छोड़ूंगा। तो ये इचिमिको है, क्लाउड ग्रीन कलर का है, तो आप समझिए कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव। और साथ में एक छोटा एक इंडिकेटर और लिया आरएसआई। तो आपको चार चीज याद रखना है। पहला है क्लाउड हरे कलर में होना चाहिए, ग्रीन कलर में होना चाहिए। देन रेड इज कन्वर्शन लाइन, बेस लाइन, ये मैं प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा आपको। तो रेड इज ओवर ब्लू, ब्लू देखो काफी स्टेबल है, रेड ज्यादा मूवमेंट कर रही है, तो रेड अगर ब्लू के ऊपर है तो तेजी है 2। तीसरा लैगिंग शुड बी अबाउ प्राइस, और चौथा आरएसआई शुड बी अबाउ 52। ये 4 चीज आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक नहीं 50 चार्ट बता दूंगा, आप मेरे को बता देना टेक्निकल कहां फेल हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, जंगल में आग लगी है उससे पहले धुआं उठेगा। और टेक्निकल खाली टेक्निकल के साथ नहीं चलता है, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी देखना पड़ता है। एरिया अंडर कल्टीवेशन इन गुजरात हैज ड्रॉप नियरली 18%। तो यहां पे मुझे फंडामेंटल क्लू मिल गया था। हमने कमोडिटी की पाठशाला में एक सेशन ये भी लिया था, 5 टेक्निकल इंडिकेटर और 5 फंडामेंटल इंडिकेटर, ऐसे क्या क्या है जिसकी वजह से हम लोग कंबाइन करके पता कर सकते हैं कि कमोडिटी का ओवरव्यू क्या है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया, जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे नहीं जाती है आप मंदी मत कीजिए। यहाँ पे आप देखिए प्राइस ऊपर था, जैसे क्लाउड के अंदर चले गया, ये क्लाउड 26 कैंडल मतलब इधर यहाँ पे चल रहा था तो ग्रीन था इसलिए ऊपर था, जैसे ये रेड हुआ आप देखिए प्राइस में बड़ी गिरावट आ गई। अब यहाँ पे आप देखो कि ग्रीन कहां से बना, यहां से, जैसे प्राइस क्लाउड के बाहर निकला आप देखिए ग्रीन क्लाउड बनना चालू हो गया और कंटिन्यू ग्रीन क्लाउड पे ही चल रहा है। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, आप जो इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ अगर आपकी इच्छा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, बट आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड जो देखना है वो आपको इचिमिको डेली चार्ट पे बहुत परफेक्ट बताएगा। ये मैंने 1 घंटे पे सोयाबीन लिया है। रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर सितंबर मंथ में 4120 का हाई मार दिया था। तब लोग क्या बोल रहे थे, बाढ़ आ गया है, 10-12% से फॉल हुआ, प्राइसेस और तेजी। इंडिया में तो ऐसा है, तेजी में और तेजी और मंदी में और मंदी। पिछले साल नवंबर दिसंबर में 4400 का भाव देखा, तब तो 5000 हो जाएगा, और जब टूटा तो अब तो मार्केट 2000 भी हो जाएगा। लेकिन इंडिकेटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। कैसे? देखिए जब ये प्राइस ऊपर चल रहा था तब इससे 26 कैंडल आगे मतलब यहां पे क्लाउड ग्रीन कलर में अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका था। जैसे ही 2 रेड कैंडल बना, ये कैंडल्स भी हैकेरेसी कैंडल्स है, तो मैं बोलता हूं जैसे ही 2 रेड कैंडल बना आप बेच दीजिए, 2-3 कैंडल बना बेच दीजिए। आप देखिए मार्केट कंटिन्यू डाउन 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 दिखा रहा है। जैसे ही 3 ग्रीन बना आप बाय कर लीजिए या एटलीस्ट शॉर्ट से निकल जाइए। दूसरा आप देखिए यहाँ पे जैसे ही ये रेड कलर में आया और प्राइस नीचे आना चालू हुआ, यहाँ पे मुझे कन्वर्शन भी मिल गया। किसका? कन्वर्शन लाइन एंड बेस लाइन, रेड ने ब्लू को तोड़ा और प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट आना चालू हो गई। अब हम यहाँ पे थे, हमारा 26 कैंडल आगे, यहाँ पे आप देखिए कि धीरे धीरे रेड क्लाउड छोटा होना लग गया और ग्रीन में आ गया, और यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन मिला। तो अराउंड 3800 वी हैव गॉट अगेन ए एंट्री। लैगिंग इंडिकेटर भी मेरा प्राइस के ऊपर आना चालू हो गया, आरएसआई भी 52 के ऊपर आ गया। अब देखिए प्राइस ऊपर आना चालू हो गया, प्राइस क्लाउड के ऊपर है। मैं कोई व्यू नहीं बता रहा हूं, मैं चार्ट ही बता रहा हूं। चार्ट में हम क्या देखेंगे, प्राइस क्लाउड के ऊपर है, क्लाउड ग्रीन कलर में है, लैगिंग इंडिकेटर भी प्राइस के ऊपर है, आरएसआई 52 के ऊपर है, और कन्वर्शन इज अबाउ बेस, इट्स ऑल मेक काउंटर बुलिश।
60 मिनट का चार्ट है, मतलब अगले घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मार्केट तेजी में ही रहेगा। देन कम टू जीरा। देखिए पहला चार्ट मैंने डेली पे बताया, मतलब इचिमिको डेली पे भी काम करता है। दूसरा चार्ट मैंने आवरली बताया, मतलब इचिमिको आवरली पे भी काम करता है। जीरा बता रहा हूं मैं 15 मिनट के चार्ट पे। रिसेंटली जीरे ने 14,175 का हाई मारा। आप देखिए यहां पे मुझे कन्वर्शन दिख गया कि मेरा रेड लाइन ब्लू के नीचे आ चुका है। जब भाव क्या था, भाव था 14,100 का, और मेरा इचिमिको क्लाउड श्रिंक होना चालू हो गया और रेड बनना चालू हो चुका था। तो मैंने क्या किया, 14,075 के नीचे सेल कॉल बनाया, और देखिए लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के नीचे आ गया। आरएसआई मेरा ऑलरेडी 48 के नीचे ट्रेड कर रहा था। प्राइजेस कंटिन्यू टूटते गया, थोड़ा स्टेबल हुआ, टूटते गया, स्टेबल हुआ, टूटते गया। अभी भी मुझे क्लाउड भी रेड दिखा रहा है, आरएसआई भी नीचे है, लैगिंग इंडिकेटर भी नीचे है। जब तक प्राइस 13,900 के ऊपर नहीं जाएगा मैं तेजी नहीं करूंगा। कोई बोलता भी है वेट एंड वॉच, हाँ एक बार 13,900 के ऊपर गया, प्राइस ने इसको क्रॉस किया, मैं चेंज कर लूंगा। नाउ विल गो ऑन गवारगम। गवारगम में भी क्या हुआ, प्राइसेस देखो 6600 का भाव था, यहां पे रेड क्लाउड बनना चालू हुआ, लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के नीचे आ गया, आरएसआई 48 के नीचे आ गया, भाव टूटना चालू हुआ, टूटना चालू हुआ, टूटना चालू हुआ। यहां पे आकर 5,900 पे मेरे को कन्वर्शन मिला, रेड ने ब्लू को क्रॉस ओवर कर दिया। खाली आपको ध्यान रखना, जब भी प्राइस क्लाउड में रहता है ना, ऐसे क्लाउड के अंदर रहता है, तब आपको पोजीशन नहीं बनानी है। क्लाउड के बाहर जाएगा तो तेजी करनी है, क्लाउड के नीचे रहेगा तो मंदी करनी है। बट यहाँ पे मुझे सिग्नल क्या मिला, जो मैंने बेचा था उसको निकल जाऊं, वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्लाउड के बाहर नहीं निकला, नीचे आ गया। फिर 6,100 पे मुझे क्लाउड के बाहर निकलने का संकेत मिला, और 6,300 का भाव आ गया, प्राइस क्लाउड के बाहर निकल चुका है। आरएसआई 52 के ऊपर आ गई है, लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के ऊपर चलना चालू हो गया। तो आपको खाली 4 पॉइंट ध्यान रखना है, 1 2 3 4, चारों खाने चित। ये एग्रीडेस्क का 5 मिनट चार्ट जो बोलता है कि मैं हाइपर ट्रेडर हूं, मुझे ये आपका लंबा चीज समझ में नहीं आता, उनके लिए यहां पे कन्वर्शन ने बेस को क्रॉस ओवर किया। मैं यहां पे एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूँ क्लाउड के, हाँ आप एग्रेसिव ट्रेडर आप कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आरएसआई भी ऊपर आ गया, क्लाउड में सॉरी लैगिंग इंडिकेटर भी प्राइस के ऊपर आ गया है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए, 1125 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, क्लाउड के ऊपर निकलेगा तो बाय कीजिए, और 1150 का भाव हमने बनते हुए देखा। तो लेट इट बी 5 मिनट चार्ट, लेट इट बी 10 मिनट चार्ट, लेट इट बी डेली, मंथली, जो भी चार्ट आए, कोई भी चार्ट, आपको खाली ग्रीन और रेड देखना है। अगर प्राइस ग्रीन क्लाउड के ऊपर है मतलब आपको मंदी नहीं करना है, क्लियर, और रेड क्लाउड है तो तेजी नहीं करना है। हमको खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है कि बहुत जन बोलते हैं अरे तू तो बेच देख यहां से घूमने वाला है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई फंडामेंटल पॉइंट्स नहीं, वैलिड पॉइंट नहीं है, तब तक आपको शॉर्ट तो नहीं करना है एटलीस्ट। हाँ, लॉन्ग से निकल जाइए, ये आप कर सकते हैं, बट शॉर्ट मत बनिए। सो फर्स्ट इंडिकेटर हमको खाली ट्रेंड बताता है। अब दूसरा इंडिकेटर है चॉपी इंडिकेटर। ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये बताएगा कि हमें ट्रेड कब करना है। बहुत बार क्या होता है, यार मुझे चेन्नई में किसी ने बताया था, ऐसा ऐसा न्यूज है, मैंने भी फंडामेंटल देखा, मैंने बाय कर लिया, बट चेना 4,000 से 4,150 के अंदर पड़ा रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, और जिस दिन मैंने 4,180 में निकाला वो दिन है और आज का दिन है कि प्राइस रुका ही नहीं। तो ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो वो रोकने के लिए हमारे पास है चॉपी इंडिकेटर। चॉपी इंडिकेटर क्या बताता है, जब हमारा बोट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और पानी का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, दैट मींस हमको पानी का अंडर करंट मिलेगा और हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी। बट जब हम घर पे वापस लौटते हैं तो बोट का डायरेक्शन पानी के डायरेक्शन से उल्टा होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे हम सीढ़ियों में ऊपर चढ़ेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी, बट उतरेंगे तो ग्रेविटी हमारे साथ है। तो ग्रेविटी के साथ अगर आप काम करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो सिमिलरली चॉपी इंडिकेटर हमको ये बताएगा कि हमें ट्रेड कब करना है। तो चॉपी इंडिकेटर आरएसआई जैसा ही है, जो 0 से 100 के बीच में मूव करता है। हमें खाली ध्यान रखना है कि चॉपी इंडिकेटर
61 से लेकर 38 के बीच में ही मूव करेगा। जब ये चॉपी इंडिकेटर ऊपर जाएगा तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, जब ये चॉपी इंडिकेटर नीचे आएगा तो मार्केट में ट्रेंड बढ़ना चालू हो जाएगा। हाउ मेनी कमोडिटीज आर अवेलेबल फॉर ऑप्शन ट्रेड ऑन इंडेक्स? प्लीज डू पार्टिसिपेट। तो आप देखिए ये मैंने चार्ट लिया एग्रीडेस्क का 1 मिनट चार्ट। 1 मिनट के चार्ट पे भी आपको ये बता देगा कि कब आपको एंटर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए चॉपी इंडिकेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आप देखिए प्राइस कहीं मूव नहीं कर रहा, प्राइस एक रेंज में है। जैसे चॉपी इंडिकेटर ने नीचे की गिरावट ली, कैंडल के साइज देखिए आप, यहाँ पे कैंडल के साइज देखिए बढ़ना चालू हो गए। फिर से चॉपी इंडिकेटर ऊपर गया, कैंडल के साइज छोटे हो गए। गवार सीट 5 मिनट चार्ट, कैंडल चॉपी इंडिकेटर फ्लैट था, 60 के ऊपर था, कैंडलस्टिक एकदम छोटे छोटे चार्ट थे। जैसे ही ये ड्रॉप हुआ, साइज ऑफ कैंडल देखिए कितना बढ़ गया। फिर से ये धीरे 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 ऊपर आना चालू हुआ, आप देखिए फिर से मार्केट में मोमेंटम छोटा होने लग गया। ये बड़े चार्ट लीजिए, रिफाइंड सोया ऑयल, आप देखिए चॉपी इंडिकेटर मेरा 40 से 60 की तरफ दौड़ लगाया और 60 के करीब ही चल रहा था। आप देखिए यहाँ पे मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने 60 से नीचे आना चालू हुआ, इमीडिएटली द साइज ऑफ कैंडल स्टार्टेड राइजिंग। हाँ, चॉपी इंडिकेटर को मैंने वॉर्टेक्स भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो मुझे ट्रेंड बताता है, और उसमें 2 ही लाइन है, एक रेड और एक ग्रीन। जैसे ग्रीन ने रेड के ऊपर गया और चॉपी इंडिकेटर नीचे आ रहा है, तो मुझे देखो चॉपी इंडिकेटर ट्रेंड नहीं बताएगा कि ये तेजी का ट्रेंड है या मंदी का ट्रेंड है, मेरी बात समझना। वर्टेक्स इंडेक्स आपको बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जैसे ही वर्टेक्स में ग्रीन ऊपर आ गया, रेड नीचे आ गया, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव होना चालू हो गया है। और चॉपी इंडिकेटर ने मुझे दे दिया कि भाई अब तू बाय कर ले, मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा। क्यों? ये 60 से नीचे आना चालू होने वाला है। तो जैसे ये देखा कि धीरे धीरे नीचे होता है, देखो बहुत बार इधर भी आया फिर ऊपर चले गया, बट एटलीस्ट आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि अगर ये ऊपर भी है तो कभी ना कभी तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे मुझे मौका मिला, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे देखो वर्टेक्स क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने एंट्री नहीं ली, बट यहाँ पे वर्टेक्स क्लियर था। तो जैसे ही ये वर्टेक्स ने क्रॉस ओवर दिया, मैं बाय करूंगा। और चॉपी इंडिकेटर ने मुझे बताया अब तू बेच दे, नीचे आएगा। और यहाँ से प्राइसेस में एक बड़ा जंप 915 से 940 तक का जंप आ गया। जैसे ये जंप आया, आप देखिए वर्टेक्स के अंदर बड़ा क्लाउड बन चुका था, अब ये धीरे धीरे श्रिंक होना लग गया, मतलब साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। और मेरा चॉपी इंडिकेटर ऊपर आना चालू हो गया, जो बता रहा है भाई निकल जा, अब ये जो स्ट्रेंथ थी वो लूज कर चुका है। तो जैसी स्ट्रेंथ लूज हुई, मार्केट में नीचे आना चालू हो गया। ये चेने का 1 आवर चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है। आप देखिए वर्टेक्स ग्रीन कलर का ऊपर है, प्राइसेस ऊपर है, चॉपी इंडिकेटर नीचे था। अब जैसे चॉपी इंडिकेटर नीचे से ऊपर आना चालू हो गया, यहाँ पे साइज ऑफ कैंडल देखिए, चॉपी इंडिकेटर स्टेबल था 60 के करीब, अब साइज ऑफ कैंडल देखिए 1.5% के प्राइस मूवमेंट के अंदर ही मार्केट मूव करता रहा। और एक कैंडल 1 घंटे की है, तो आप समझ लीजिए 2-3 दिन तक आपको ये पता है मार्केट कुछ भी नहीं होने वाला। और जैसे ही चॉपी इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ, वर्टेक्स ग्रीन में आया, हमने देखा प्राइस में मोमेंटम आया, जो 4.5% की तेजी, फिर 2.5% का रेंज बाउंड, फिर 4% की तेजी। इस ढंग से चॉपी इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा। चॉपी इंडिकेटर विद आरएसआई, आप देखिए चॉपी इंडिकेटर ऊपर, मार्केट रेंज बाउंड, चॉपी इंडिकेटर नीचे, मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आरएसआई ने भी 48 के नीचे, देखिए आरएसआई में मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और ये चार्ट एन चार्ट पे अवेलेबल है। 52 के ऊपर तेजी, 48 के नीचे मंदी। तो आप देखो आरएसआई मेरी 48 के नीचे मतलब मंदी है, और चॉपी इंडिकेटर मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिया तो गिरावट आ गई, अब रेंज बाउंड है। जैसे आरएसआई 52 के ऊपर आई और चॉपी इंडिकेटर नीचे आ रहा है, प्राइसेस में तेजी आ गई। इस ढंग से आप चॉपी इंडिकेटर, ये है गवारगम का 60 मिनट, चॉपी इंडिकेटर में गिरावट, कैंडल साइज बढ़ गए, चॉपी इंडिकेटर में तेजी, कैंडल साइज छोटे हो गए, चॉपी इंडिकेटर में साइडवे टू नेगेटिव, चॉपी इंडिकेटर के साथ साथ कैंडल भी बढ़ रहा है, घुट रहा है, बढ़ रहा है, घुट रहा है, बट अल्टीमेटली पॉजिटिव था। आरएसआई 52 के ऊपर आ गई और तेजी बन गई। क्लियर? तो चॉपी इंडिकेटर क्या बताएगा? करंट बताएगा कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें करंट है या नहीं। कोई क्वेरी? वेरी गुड। सो नेक्स्ट विल मूव टू वर्टेक्स, VORTEX। वर्टेक्स आपको ट्रेंड कंफर्मेशन देगा, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है वो बताएगा।
तो सिंपल है, वर्टेक्स के अंदर दो मूविंग एवरेजेस होता है, रेड और ग्रीन, जिसको VI प्लस और VI माइनस कहते हैं। अगर VI ग्रीन ऊपर है, VI प्लस ऊपर है और VI माइनस नीचे, मतलब इन शॉर्ट ग्रीन ऊपर है तो तेजी और रेड ऊपर है तो मंदी। आप यहाँ पे देखिए चने के केस में, वर्टेक्स रेड ऊपर है तो मार्केट में मंदी आ गई, वर्टेक्स ग्रीन ऊपर है तो मार्केट में तेजी आ गई, वर्टेक्स रेड ऊपर है तो मार्केट में नीचे का नहीं। मस्टर्ड है, यहाँ पे देखिए बेरिश क्रॉसओवर हुआ तो मार्केट में मंदी 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 रही, यहाँ पे बुलिश क्रॉस हुआ और मार्केट में तेजी 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 रही। बड़े चार्ट पे आ जाए, एग्रीडेस 15 मिनट, ग्रीन क्रॉसओवर हुआ बाय करके बैठ जाइए चुपचाप, रेड क्रॉसओवर हुआ मंदी आ गई। सिंपल, आपको कोई एनालिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, सिंपल एन चार्ट लीजिए, लगाइए, टेम्पलेट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, यूज कीजिए उसको और ट्रेड खुद कीजिए। टर्मरिक 15 मिनट, बुलिश क्रॉसओवर, मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, घबराना नहीं है, धीरे धीरे करना है, लिमिट में काम करना है, बड़ा ट्रेड नहीं करना है, हमको छोटे छोटे ट्रेड करने हैं। बेरिश क्रॉसओवर, प्राइसेस नीचे। मैं भी समझता हूं चार्ट पे चीजें बहुत अच्छी दिखती है, बट प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो है हमारा इमोशन। तो इमोशन को साइड में रखिए, टेक्निकल और फंडामेंटल को देखिए। फंडामेंटल रोज रोज चेंज नहीं होते हैं, और फंडामेंटल में कोई चेंज होगा तो टेक्निकल पे आपको दिख जाएगा। कॉटन सीड ऑयल के बहुत अच्छा काउंटर है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। बेरिश क्रॉसओवर 1840 से सीधा 1780, बुलिश क्रॉसओवर हमने बाय किया 1820 में, जो 1900 तक दिखा दिया। सिंपल है, बेरिश बुलिश कुछ भी नहीं। कैंडलस्टिक कौन सा लिया है हमने, HNSE, याद रहेगा। कैन समवन टाइप द नेम इन Q&A, चैट विंडो पे आप नाम डालेंगे ताकि सबको याद रहेगा। HNSE कोई यूज करता है HNSE कैंडल्स? क्योंकि नॉर्मल कैंडल्स देखोगे तो काफी ज्यादा विपशॉर्ट्स रहते हैं, मार्केट में तेजी मंदी छोटी बड़ी कैंडल्स रहेगी, बट HNSE कैंडल एकदम क्लियर कट है, शांत है, टॉर्टोइज की तरह धीरे 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 ऊपर ही जाएगा। टॉर्टोइज यहाँ पे जैसे छोटी कैंडल्स बनना चालू होता है, शांति से निकल जाएगी, कुछ नहीं करना है हमें। बड़ी कैंडल्स बनना चालू है, मोमेंटम मिल गया अपने को। क्लियर? नाउ विल मूव टू लास्ट सेशन, दैट इज हेजिंग विद ऑप्शन। सिंपल है, NCDEX हैज लॉन्च ऑप्शन ऑन गुड्स, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज की डेट में ऑप्शंस बहुत जन डरते हैं, क्यों, समझते नहीं। अगेन वही एग्जांपल, म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाते हैं, उनको ऑप्शन नहीं पता तो वो बोलेंगे कि ऑप्शन खराब है, जबकि वर्ल्ड वाइड ऑप्शंस में सबसे ज्यादा काम होते हैं। तो सिंपल, अगर आपको तेजी करनी है आप कॉल लेके चलिए, आपको मंदी लग रहा है पुट लेके चलिए। जैसे आपने इधर चार्ट देखा, आपको लगता है कि लेट्स से एग्रीडेस्क में तेजी आ रही है, तो एग्रीडेस्क तो नहीं है ऑप्शन में, गवार गम है, गवार गम में मंदी आ रही है, आप पुट ले लीजिए। तेजी आ रही है तो आप कॉल ले लीजिए। तो सिंपल है, ट्रेड करो, खाली आप बुक पढ़कर स्विमिंग नहीं कर सकते, पानी में आपको उतरना ही पड़ेगा। जो लोग प्रोक्योरमेंट के लिए देखते हैं उनके लिए दो मेजर रिस्क होता है, एक है प्रोक्योरमेंट रिस्क और दूसरा इन्वेंटरी रिस्क। आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत जन के पास सुनता हूं, सर हमारे पास 4 साल से गवार पड़ी है, क्या करना चाहिए? अरे गवार पड़ी है, आपके अगेंस्ट में जा रही है, आप पुट लेके बैठ जाओ ना। जैसे जब भाव नीचे जाएगा पुट में आपको पैसा मिलता रहेगा, ऊपर जाएगा तो आपके पास माल पड़ा हुआ है। आज भी 4200 का जब भाव मारा, टेक्निकल इंडिकेटर में नीचे आता हुआ दिख रहा था, तो आपने क्या किया, नहीं मैं माल नहीं बेचूंगा, मेरे पास पड़ा है माल। अरे आप माल मत बेचिए, उसके अगेंस्ट आप पुट ले लीजिए ना। क्या होगा, एटलीस्ट आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। आप लेके बैठे रहोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ज्यादा है, पुट से आप अपना कॉस्ट ऑफ कैरी बचा सकते हो। तो अगर आप तेजी कर रहे हो तो कॉल लेके कीजिए, मंदी कर रहे हो। अच्छा, दूसरा एक और अच्छा चीज हमारे फार्मर्स और एफपीओ भाइयों के लिए, आपके लिए भी, सपोज मैं आपको बोलता हूं सोयाबीन फॉर एग्जांपल 4000 का भाव है, 4400 आ गया, तो क्या करोगे, आप लोगे कि बेचोगे? तो मुझे बेचना है। अब बहुत बार क्या आता है, 4200 आता है, 4300 आता है और मार्केट वहां से घूम जाता है, हमको तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। अरे सर, आज के दिन ही आप पुट ले सकते हो, 4400 का पुट ले लो, क्या होगा, या कॉल राइट कर लो। तो एटलीस्ट क्या होगा, 4400 के भाव पे अगर गया भाव, आप अपना माल डिलीवर कर देना, नीचे गया तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा।
तो इस ढंग से आप फ्यूचर और ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हमारा एंड यूजर है फार्मर या आप भी हो, कोई भी आपके पास माल पड़ा हुआ है और आप जानते हो कि आगे जाके भाव टूट सकता है क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन चालू हो चुका है। आप अभी से एक एटीएम पुट ले लो, तो आपने 4000 का ले लिया, तो आप समझ के चलिए 4000 में आपका भाव फिक्स हो चुका है। अब भाव नीचे भी जाता है तो आपको 4000 के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। या हायर साइड का आप कॉल राइट कर दीजिए, आपको लगता है कि मेरा माल तो 4100 में ही बिकना चाहिए, आप 4100 का कॉल राइट कर दीजिए। ऊपर गया तो आप माल डिलीवरी दे दीजिए, नीचे गया तो आपको वैसे भी आपका माल जाएगा, उसमें पैसा मिलता रहेगा। सिमिलरली हम लोग मेज में कर सकते हैं, गवार में भी सेम वे, काफी जन के पास माल पड़ा हुआ है, सर मैं क्या करूं, पुट ले लीजिए, नीचे जा रहा है तो आपको पैसा मिलेगा, ऊपर जा रहा है तो आपके पास माल पड़ा हुआ ही है। इसका एक स्ट्रेटेजी भी हमने बनाया, वी हैव प्लान टू हैव वन मोर सेशन, आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, परपेचुअल स्ट्रेटेजी, परपेचुअल मतलब वन साइड, ये चीज हमने गोल्ड में किया था कि अगर मैं गोल्ड के ऑप्शंस कंटिन्यू लेट से पुट लेके ही बैठूं मैं, मतलब मंदी करना है मुझे क्योंकि मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या रिटर्न आया पिछले 3 सालों में। वैसे ही अगर आपके पास गवार पड़ा हुआ है और खाली आपने पुट राइट करके ही पुट लेके ही बैठते, तो आपको कितना बड़ा मुनाफा आता है, ये हम आगे कोई सेशन में लेंगे तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। नाउ विल हैव अ सिंपल सैंपल चार्ट्स, जो दो हमारे व्यूअर थे जिनको टेक्निकल में विश्वास नहीं था, मैं कोशिश करूंगा कि उनको उसका बेनिफिट मिले। ये इचिमिको क्लाउड्स के ऊपर ही मैं पूरा वर्क कर रहा हूं। आप देखिए अगस्त 28 तारीख को प्राइस ग्रीन क्लाउड के ऊपर था, आप देखिए कंटिन्यू जब तक ये क्लाउड ग्रीन कलर का था, यहाँ पे देखिए प्राइस क्लाउड के अंदर आया जरूर बट वापस ऊपर चले गया। तो जब तक प्राइस में रेड क्लाउड, देखिए जब ये नीचे आया मेरा क्लाउड रेड बनना चालू हुआ, तो मैंने क्या कहा था, क्लाउड के अंदर आप काम मत करना, क्लाउड के नीचे या ऊपर करना। तो क्लाउड पे टच किया और ऊपर आ गया वापस, अभी भी नीचे आने की कोशिश करा बट मेरा क्लाउड क्या बता रहा है, रेड। हाँ, क्लाउड के नीचे आया तो हम पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो आप इस ढंग से परपेचुअल बाइंग लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम कर सकते हैं। सोयाबीन देखो वॉलिटिलिटी है लेकिन क्लाउड एकदम आपको रेड और ग्रीन क्लियर बता रहा है, मैं बोलूं नीचे आएगा, अरे क्यों आएगा, यहाँ पे क्लाउड क्या दिखा रहा है आपको, करंटली ग्रीन में है ना, मुझे बेचना नहीं है। जब तक प्राइस क्लाउड को तोड़कर नीचे नहीं आए तब तक हमें बेचना नहीं। क्या होगा, मेरा 3900 पे माल नहीं बिकेगा, 3800 पे बिक जाएगा। बट जैसे क्लाउड के नीचे, जैसे यहाँ पे देखिए आप, प्राइस इधर था, क्लाउड पहले से ही रेड में था, कंटिन्यू रेड 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 इतना नीचे, क्लाउड बड़ा हो जाए, क्लाउड और प्राइस के बीच में गैप ज्यादा रहेगा ना, तो प्राइस क्लाउड के अंदर जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो जहां पे एकदम बड़ा वास्ट हमको गैप दिखेगा वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या लिमिट तो रखो खाने की, 1% हमको प्रॉफिट चाहिए, 2% चाहिए। आज हम होटल में जाते हैं, बुफे देखते हैं, वहां पे 50 रसगुल्ले पड़े हैं, तो हम 50 खाते हैं क्या, नहीं, हम 1 या 2 लेते हैं। क्यों, हमको हमारी कैपेसिटी पता है। तो सिमिलरली जब भी आप ट्रेड करते हो पहले आपकी कैपेसिटी फिक्स करो। ऐसा नहीं करते कि हम लोग होटल में जाते हैं, बुफे देखते हैं, फिर हम हमारी कैपेसिटी फिक्स करते हैं, भाई आज रसगुल्ले अच्छे हैं मैं तो आज 10 खा के निकलूंगा। हमको पता है मेरी कैपेसिटी 2 रसगुल्ले की है तो मैं 2 रसगुल्ला ही खाऊंगा, ज्यादा लेऊंगा तो बाकी के मजे नहीं ले पाऊंगा मैं। तो सिमिलरली जब आप ट्रेड करते हो पहले आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये ट्रेड से 1% कमाना है, 2% कमाना है, 10% कमाना है, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। कॉटन सीड ऑयल के यहां पे देखिए रेड क्लाउड था, प्राइस नीचे, जैसे प्राइस क्लाउड के बाहर निकला ग्रीन क्लाउड दिखा, मैंने बाय किया, प्राइस देखिए क्लाउड के अंदर ही गया, फिर ऊपर आ गया, ऊपर में मुझे 2300 का लेवल दिखाया। जैसे प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, क्लाउड के नीचे गया, करीबन 2040 पे मैंने बेचा, मार्केट नीचे आया, 1800 तक का बेस बन गया। अब प्राइस क्लाउड के अंदर है, एक बार 1980 के ऊपर प्राइस निकल गया, क्लाउड के ऊपर निकल गया, देन यू सी दी मैजिक, शूट अप कर जाएगा प्राइस एकदम। क्यों, इंडिकेटर सारे के सारे परफॉर्मिंग है इस बार, लेकिन क्लाउड के अंदर काम नहीं करना है, क्लाउड के बाहर निकलने दीजिए। क्या होगा, मैं 1890 1900 के भाव में नहीं ले पा रहा हूं, बट जैसे 1980 के ऊपर गया कंफर्मेटिव मिल जाएगा मुझे। कैस्टर, कैस्टर में आपको ये दिखाई दे रहा है, कप, एक कप बना हुआ है, कप एंड हैंडल, यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना हुआ है। अब हैंडल का रिट्रेसमेंट हो गया
और प्राइस ने मुझे बताया 4090। जैसे प्राइस 4090 के ऊपर निकलेगा एक ब्रेकआउट आएगा जो 4280 4480 तक जाएगा। और हमने क्या देखा, 2-3 दिन के अंदर ही प्राइस, ये देखिए 11 सितंबर का चार्ट था, आज 19 सितंबर है, एक हफ्ते के अंदर ही प्राइस 4090 से खींचा और ऊपर बढ़ना चालू हो गया। आई डोंट नो क्या प्राइस क्लोज हुआ। कैन समवन हेल्प मी आउट ऑन चैट विंडो कि कैस्टर का क्या भाव क्लोज हुआ अक्टूबर मंथ प्लीज। और साथ में मैंने देखा गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तो जैसे ये क्रॉसओवर हो जाएगा एक तेजी का रुख मिल जाएगा। साथ में मैंने चॉपी इंडिकेटर, नहीं ये सीसीआई है सॉरी, तो आरएसआई पॉजिटिव है। क्लाउड देखिए, क्लाउड कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। एक सेकेंड, 4180, थैंक यू निखिल। तो 4180 मतलब मैं अभी तक यहां तक पहुंच चुका हूं, मेरी दौड़ थोड़ी और दूर है, ऊपर तक है। तो टेक्निकल आपको हेल्प करेगा, फंडामेंटल आपको बताएगा डायरेक्शन, बट टेक्निकल यहाँ पे क्लाउड ग्रीन में है, प्राइसेस गोल्डन क्रॉसओवर जब 50 मूविंग एवरेज 200 को तोड़ता है, किसी से भी पूछना है तो गूगल से पूछ लेना, तो गूगल भी बता देगा कि ये लॉन्ग टर्म बताता है तेजी, और ये डेली चार्ट है, मतलब एक बार तेजी आएगी तो बड़ी तेजी आ सकती है। अब लेट्स सी क्या आता है वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो इस ये कप दिख रहा है आपको, कप एंड हैंडल, जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है तो जो डेप्थ ऑफ दिस कप होता है, मतलब प्राइस ने 4100 से 3600 का लो मारा, मतलब 500 पॉइंट, तो आप समझिए कि 4100 से एटलीस्ट 500 पॉइंट की तेजी आ सकती है। क्लियर? तो कम से कम मैं कंजर्वेटिवली पकड़ू तो आराम से आपको 4500 का लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली गवार में डेवलपिंग है, बनने की कोशिश कर रहा है, होगा नहीं होगा मैं भी नहीं जानता, बट बनने की कोशिश। यहां से देखिए प्राइस ने कप बनाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस इस कप के नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हैंडल कब बनता है 4400। एक बार प्राइस को 4400 तोड़ने दो, फिर आप देखिए प्राइस कहां जाकर मूव करेगा। ये तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है। तो ऐसे हम लोग टेक्निकल के द्वारा पता कर सकते हैं कि प्राइस कहां मूव कर रही है। हार्मोनिक्स, गवार गम में 6600 पे हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ, जैसे ये फॉर्म हुआ एक हेल्प मिल जाती है। देखो 100% कोई भी चीज नहीं होती है, बट एक कॉशियसनेस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर हार्मोनिक पैटर्न बना 920 पे, हमारे पास जो लॉन्ग थी हमने बुक कर लिया, नीचे मिला और फिर प्राइस ऊपर आ गया। थैंक यू मिस्टर प्रमोद। तो हार्मोनिक में मुझे कंफर्मेशन मिला, टेक्निकल का हेल्प लिया, 6600 पे बेचा, 5900 मिला, एग्जिट कर लिया। अब वेव, इलियट वेव 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव तक ये ऊपर जाएगा। ये सब एस्टिमेट्स होते हैं, देखिए चीजें चेंज होती रहती है, तो हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने कमोडिटी की पाठशाला रखी है कि आपको हर एंगल से चीजें पता चले। चेन्नई में कोई बोलता है बेचो, मेरे को भी आगे फंडामेंटल लग रहा है कि इस बार चेन्नई में बम्पर सोइंग होने वाली है, तो भाव टूटेगा, लेकिन अभी बेचना है क्या, नहीं। क्यों? ये मेरा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है, ग्रीन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। हाँ, आरएसआई मुझे बताता है थोड़ा सा ओवरबॉट है, और चॉपी इंडिकेटर बताता है भाई देखो ये वॉलिटिलिटी जो बढ़ गई थी वो बढ़ गई। आप देखो चॉपी इंडिकेटर ऊपर था, मार्केट में क्या था, रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, कहां से थी, आप देखिए मार्च ऑनवर्ड्स मार्केट धीरे धीरे धीरे, मतलब 4100 से 4200 के बीच में लोगों के प्राण ले लिए थे, मतलब चेन्नई में कोई मूवमेंट ही नहीं था, सबने ये बोला था कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आने वाला। और जैसे ही देखो मेरा ये चॉपी इंडिकेटर, जिन्होंने बोला कि मार्केट में मूवमेंट जब मैं बेचूंगा तभी आएगा, तो वो और चॉपी इंडिकेटर एक साथ काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी 4180 पे निकला उसके बाद एंट्री नहीं कर पाए और प्राइस 5100 मार दिया। चॉपी इंडिकेटर में देखो फॉल, कभी भी आप देखो यहाँ पे देखो चॉपी इंडिकेटर में फॉल आया, प्राइस सीधा 4500 से 3600 मार दिया। कोई भी ले लो, आप इधर देख लीजिए, चॉपी इंडिकेटर में फॉल आया, प्राइस 3600 से बढ़कर करीबन 4400 का भाव हो गया। तो आपको चॉपी इंडिकेटर ये बता देगा कि कब आपको एंट्री लेनी है। विद दिस मैं मेरा सेशन फिनिश करता हूं। आज के इस सेशन में हमने देखा वाटर क्राइसिस, अगर वाटर क्राइसिस रहेगा तो कमोडिटी बढ़ेगा, खास करके एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमारे पास एग्री डेस्क आ गया है। एग्री डेस्क के अंदर आप इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं, ट्रेड करके भी चल सकते हैं। देन वी हैव सीन 3 इंडिकेटर, इचिमिको आपको ट्रेंड बताएगा,
देन चॉपी इंडिकेटर आपको बताएगा कब हथौड़ा मारना है, और वॉर्टेक्स आपको बताएगा कहां मारना है। विद दिस आई फिनिश माई सेशन, रेस्ट 10 minutes लेफ्ट, वी कैन हैव Q&A इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस Saturday. Over to you, Imran. Sir, thank you very much for your insightful and detailed information about the agri commodities or more probably the technical जो आपने indicators बताए, और polls में भी हम जो participation आया उसके लिए thanks for all the participants. मैं सभी participants से request करूंगा कि further अगर आपके कोई भी questions है तो आप Q&A option में जाके लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है मिस्टर अभिषेक का, हाउ डू आई स्टार्ट इन इन्वेस्टिंग इन एग्री कमोडिटीज ऑन NCDEX। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए Q&A ऑप्शन में, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और काफी सारी प्रेजिंग्स आई है अजय सर आपके लिए, देयर आर सो मेनी फैंस ऑफ योर्स, तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ अजय सर। जी अभिषेक जी लिखते हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव टू द पॉइंट वेबिनार, थैंक्स द स्पीकर्स। तो पार्टिसिपेंट के बिहाफ में और मैं भी अजय सर और कपिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस कमोडिटी की पाठशाला को दिया और हमारे पार्टिसिपेंट के लिए आपने इतने इंसाइटफुल डिटेल्स शेयर किए। सो विद दिस अगेन आई थैंक यू वेरी मच आप सभी पार्टिसिपेंट का भी कि इस शनिवार की सुबह आपने अपना कीमती समय देकर इस सेशन को अटेंड किया। इसी तरह हम आपके साथ कमोडिटी की पाठशाला में बने रहेंगे आने वाले सेशंस के लिए। आप अपने कमेंट्स इस सेशन के लिए और आने वाले सेशंस में आपको और कौन से टॉपिक्स एग्री कमोडिटीज से रिलेटेड या फिर कमोडिटीज मार्केट से रिलेटेड आपको कवर करने हैं, आप अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अजय सर, थैंक यू वेरी मच कपिल सर फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपका दिन बहुत शुभ हो। NCDEX कमोडिटी की पाठशाला की तरफ से मैं इमरान खान आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।